हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा आपसे बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कैसे बिहार में यूरोपियंस आते हैं और कैसे लास्ट में बिहार को इंडिपेंडेंस मिलती है। इस बीच में बिहार में क्या क्या होता है हम इस पर एक नज़र डालेंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपका बिहार स्पेशल पूरा करवाऊँगा, तो इसी कड़ी में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री। इस वीडियो को देखने से पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक वन शॉट वीडियो पड़ा है इसी चैनल पे, कैबल पीसीएस के चैनल पे पड़ा है, तो उसे आप पहले ज़रूर देख ले। वो 100 मिनट में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कराया गया है उसमें। तो आप जाकर देखेंगे कि कैसे रिवीजन करना है, तो आपको पता चलेगा कि 100 मिनट में पूरा शुरू से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री, कांग्रेस कैसे बना, क्या हुआ, लेकर सीधा इंडिपेंडेंस तक का पूरा रिवीजन है। उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो बिहार की लिस्ट में स्पेशल लिखा गया, तो आपको पता होना चाहिए ना खिलाफत में इंडिया लेवल पे क्या हो रहा था, क्विट इंडिया में इंडिया लेवल पे क्या हो रहा था, नॉन कॉपरेशन में इंडिया में क्या हो रहा था, तो चंपारण कैसे इंडिया से कैसे कनेक्ट करता है इंडियन नेशनल मूवमेंट से। तो ये चीज़ आपको पता हो, इसीलिए आप पहले उस वीडियो को देख लें। और ये अभी आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद आपके लिए बिहार स्पेशल में पॉलिटी आएगा, इकॉनमी आएगा, सेंसस आएगा, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगा, सब कुछ आएगा। तो आप बस फॉलो करते रहें और इस चीज़ को आप रिवाइज करते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके कॉन्साइज रखा जाए, ताकि आपका ज़्यादा समय ना खराब हो और आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। तो और एक चीज़ मैं इसमें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो बिहार स्पेशल का जो है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, इसमें मेनली आपके नेम्स हैं एंड डेट्स हैं। जैसे श्री कृष्ण सिंह, सदानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, जयप्रकाश नारायण, एन सिंह जो है अनुग्रह नारायण सिंह, तो ये इन लोगों के नाम होंगे, डेट होंगे कि कब कब बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कब बना, पहला कहाँ पे मीटिंग हुआ, दूसरा कहाँ मीटिंग हुआ, थर्ड कहाँ मीटिंग हुआ, नेम्स, डेट्स एंड प्लेसेस। बस यही है। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपको कि एक कहानी की तरह बताऊं, लेकिन इसमें जो आपको फोकस करना है कि इसमें आपको सिर्फ याद ही करना है। तो इस वीडियो को एक बार से ज़्यादा देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखें। कुछ भी काम कर रहे हैं ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को देख लें। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये बार बार वो नाम जब होगा ना, जब ऑप्शंस आएंगे ना, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला टॉपिक है हमारा, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। तो आपको पता होगा इंडिया में कौन पहले आया, इसके लिए एक ट्रिक होता है PDEDF। ये क्या ट्रिक है? पुर्तगाल पहले आया, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर डेन्स और फिर फ्रेंच। तो ये आपको याद रखना है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं बिहार का। सबसे पहले यहाँ पे आया पुर्तगाल, फर्स्ट टू कम। हुगली से ये बोट से आते थे पटना, और पटना में ये अपना जो सामान बेचते थे, ये पुर्तगाल से कुछ जो मैन्युफैक्चर्ड सामान कुछ लाते थे और यहाँ पे ये पटना में बेचते थे, और पटना से क्या वापस ले जाते थे हुगली, और हुगली के थ्रू ये पुर्तगाल तक भी ले जाते थे बाय शिप। तो इसमें क्या कहता था? सॉल्ट पीटर, कॉटन, पोर्सिलेन यूटेंसिल्स, स्पाइसेस। सॉल्ट पीटर किसे बोलते हैं? सॉल्ट पीटर गन पाउडर बनाने में यूज होता है। और गन पाउडर जो 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 कम्युनिटी सॉल्ट पीटर सेल करती थी, उस कम्युनिटी को कहते हैं नोनिया कम्युनिटी। ये नोनिया विद्रोह भी हुआ था बिहार में, इसके बारे में हम लोग रिवोल्ट्स में बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डच पे। जो फर्स्ट सिस्टमेटिक ट्रेड हाउस बना पटना में, वो डच ने बनाया था। ये सिस्टमेटिक ट्रेड हाउस क्यों बात हो रहा है? क्योंकि पहला ट्रेड हाउस यहाँ पे इंग्लिश ने बनाया था, मतलब अंग्रेजों ने। कब बनाया था? 1620 में बनाया था, जो कि 1621 में बंद भी हो गया था। तो ये इसने पहला सिस्टमेटिक ट्रेड हाउस बनाया पटना में 1632 में। कहाँ पे? नॉर्थ बिल्डिंग ऑफ पटना कॉलेज। ये बिहार से क्या ले जाते थे? कॉटन टेक्सटाइल एंड सॉल्ट पीटर। अब ये 1632 में जो फैक्ट्री बनाया, तो मैं ब्रिटिश को कनेक्ट करता हूँ। 1632 में जब इसने फैक्ट्री बनाया, तो एक इंसान आता है पटना, उसका नाम था आपका पीटर मुंडी। और जब ये पटना आकर देखता है कि यहाँ तो डच बहुत अच्छे से यहाँ पे अपना ये जो भी सामान को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और बहुत ही आराम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो इस चीज़ को देखकर वो अंग्रेजों को बताता है। और उसके बाद से यहाँ पे शुरू होता है। फिर आप देखिए कि 1651 में ये अंग्रेज अपना फैक्ट्री बनाते हैं यहाँ पे। कहाँ पे? गुलजार बाग पटना में, जो कि करेंटली गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्वे ऑफिस की तरह काम कर रहा है। ये भी आपको याद रखना। ये सब फैक्ट्स हैं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप सोच रहे हैं कहानी की तरह मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रह जाए, तो इसलिए। लेकिन बार बार आपको इसको याद करना होगा। ऐसा पूछ देगा ना कि कहाँ पे है वो 1651 की फैक्ट्री, गुलजार बाग। अभी क्या हो रहा था? गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्वे ऑफिस है। जो मैंने आपको कहानी बताया पीटर मुंडी, 1632 में जब डच ने फैक्ट्री बनाया, तो पीटर मुंडी पटना था और वहाँ पे उसने डच फैक्ट्री को देखा कैसे फ्लोरिश कर रहा है। तो उस चक्कर में इसने अंग्रेजों को बोला कि हम क्यों नहीं फैक्ट्री लगा रहे, 20 में
लगाकर हमने तो 21 में बंद कर दिया, 20 में आलमगंज में फैक्ट्री लगाया, 21 में बंद भी हो गया। तो अंग्रेजों ने फिर मीटिंग किया और बोला कि ठीक है हम भी फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार हम भी जाएंगे और वही सॉल्ट पीटर का बिजनेस करेंगे मेनली, और टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल का। तो 1651 में ये आते हैं। इसके बाद आते हैं डेंस, वो 1774 AD में आते हैं। नेपाली कोठी पटना सिटी में है नेपाली कोठी, वहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाते हैं। एक बात और बताता हूँ, ये जो फैक्ट्री होता था इनका, ये फैक्ट्री ये नहीं होता था कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था इनका। ये क्या होता था, ये सामान लाते थे और यहाँ पे स्टोर हाउस होता था इनका, यहाँ पे स्टोर करते थे और इसे बेचते थे। फिर बिहार से कुछ सामान लिया, उसे इन्होंने यहाँ स्टोर किया, फिर उसे पुर्तगाल भेज दिया, या फिर ये डेनमार्क भेज दिया, या किसी को मतलब फ्रांस भेज दिया, कहीं भी भेज दिया। उस तरीके से ये ऐसे करके ये करते थे। ये बस एक स्टोर हाउस की तरह यूज होता था, ये कोई फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करेंगे बिहार का, कि बिहार कैसे आता है मैप में, ब्रिटिशर्स एंड बिहार। ब्रिटिशर्स पता है कि कोलकाता की तरफ से आए थे, लेकिन कैसे ये कहानी जाता है ये आपको मैं बताता हूँ। 1717 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1717 में दो चीज़ें हो रही थी, पैरेलल दो चीज़ें हो रही थी, आपको याद रखना है, एज स्टोरी याद रखना। आप सब ने पढ़ा होगा, और पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना, पहले वो वीडियो जाकर देख लें मॉडर्न हिस्ट्री का, उससे भी आपको बहुत चीज़ क्लियर होगा। कि फारूक सियार ने बंगाल और सूरत में ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दिया, किसे, इंग्लिश को, मतलब अंग्रेजों को। ये जो परमिशन दिया था इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना ब्रिटिश का इंडिया में जो रूल करना बोल सकते हैं, या फिर शुरुआत जो एज ए बिजनेस कम्युनिटी उन्होंने किया, फिर एज ए रूलर बन गए, वो एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, उसका शुरुआत यहीं से होता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इसके बाद सेम टाइम पे क्या हो रहा था, 1717 में ही फारूक सियार ने मुर्शीद कुली खान को, आप पढ़ते होंगे कि बंगाल के जो मेन जो आदमी थे बंगाल बनाने में, वो थे मुर्शीद कुली खान एंड अलवर्दी खान आगे आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मुर्शीद कुली खान को इसने 1717 में गवर्नर ऑफ बंगाल भी बना दिया। एक तरफ तो परमिशन दे दिया अंग्रेजों को, और एक तरफ मुर्शीद कुली खान को गवर्नर बना दिया। दो चीज़ें पैरेलल हो रही थी। 1719 में मुर्शीद कुली खान को ही बोला कि ठीक है उड़ीसा भी तुम्हारे अंदर है। अब आगे देखते हैं। अब मुर्शीद कुली खान के बाद 1727 में सुजाउद्दीन बनता है नवाब बंगाल, सब कुछ सही चल रहा। 1733 में बिहार भी इसके कंट्रोल में आता। अब बिहार आया कब, 1733 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि बिहार बंगाल के गवर्नर के अंदर कब आया, 1733 में। सब आपको याद करना। इसमें मैंने बस वही चीज़ों को रखा है जो सीधे पेपर में आएगा। तो एक बार देखने से नहीं होगा, 2 बार 4 बार देखें। कुछ भी आप फ्री हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, ईयरफोन लगाकर देख सकते हैं, या तो आप जो नोट्स इसका मिलेगा उसको बार बार पढ़ सकते हैं। अब 1733 में क्या हुआ, अलवर्दी खान को डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया। जब बिहार कंट्रोल में आया, बिहार एक बहुत बड़ा एरिया था, तो इसके लिए एक डिप्टी गवर्नर भी बनाया गया। वो कौन थे, अलवर्दी खान, जो आप पढ़ते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री में कि मुर्शीद कुली खान है, अलवर्दी खान, वही अलवर्दी खान है। अब 1739 में सरफराज खान को यहाँ पे गवर्नर बना दिया गया। तो अब 1739 में यहाँ पे गवर्नर तो नहीं, गवर्नर बोलना सही नहीं होगा, नवाब बोलना ज़्यादा सही होगा। गवर्नर अब बाद में हम सुनेंगे गवर्नर अंग्रेज बनते थे, तो अभी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ नवाब बोलना ज़्यादा सही। तो सरफराज खान को नवाब बना दिया गया। अब क्या हुआ, 1740 में अलवर्दी खान ने सरफराज खान को बोला कि तुम अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हो। इसे पब्लिक से मतलब नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब नहीं था, ये बस चाहता था कि मैं तो नवाब हूँ, आराम से, जो नवाबी बोलते हैं जिसे, उस तरीके से वो जी रहा था। तो यहाँ पे 1740 में सरफराज खान जब नहीं माना कि ठीक है मैं नवाब हूँ, जो करूँगा, तो अलवर्दी खान ने हमला कर दिया सरफराज खान पे। क्या बताओ, लड़ाई होनी है, इनएविटेबल था, तो लड़ना ही पड़ेगा। तो सरफराज खान और अलवर्दी खान में एक होता है बैटल ऑफ गिरिया, ये याद रखना। ये अभी तक तो पूछा नहीं गया मेरे हिसाब से, तो बैटल ऑफ गिरिया पूछा जाएगा, और उसमें जीता कौन, अलवर्दी खान। सरफराज खान हार गया, अब अलवर्दी खान की कहानी शुरू होगी। अलवर्दी खान की जो छोटी बेटी थी, उसका जो बेटा था वो था आपका सिराजुद्दौला, जो 1756 में बनता है यहाँ का नवाब। इसके 2 और बेटी थी, 2 बेटी के जो हस्बैंड थे, जो इसके 2 दामाद थे, उन्हें बनाया जाता है डिप्टी नवाब ऑफ ढाका और डिप्टी नवाब ऑफ पूर्णिया, जो कि अनहैप्पी थे इसके साथ। स्टेटमेंट में यूज हो सकता है कि जो 2 सन इन लॉज थे अलवर्दी खान के, वो बहुत खुश थे सिराजुद्दौला से, ऐसा नहीं था। वो हमेशा चाहते थे कि कुछ ऐसा कॉन्स्पिरेसी किया जाए, ऐसा कुछ अंग्रेजों के साथ कुछ तो किया जाए, सिराजुद्दौला को हटा के हम दोनों बांट लें बंगाल को। तो अब बात करते हैं, सिराजुद्दौला से ही शुरू होता है असली कॉन्फ्लिक्ट की कहानी ब्रिटेन और इंडिया में। तो अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, कैसे कैसे सिराजुद्दौला से कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
सबसे पहले होता है 4 जून 1756 को। 4 जून 1756 को क्या होता है कि कासिम बाजार में पहली बार कॉन्फ्लिक्ट होता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला का। इसका रिजल्ट क्या होता है कि सिराजुद्दौला कलकत्ता को कैप्चर कर लेते हैं 16 जून 1756 को। 4 जून को पहला कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 16 जून को कैप्चर कर लिया। रॉजर ड्रेक जो कि कलकत्ता में रह रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो वहाँ से भाग जाता है। नाम याद करिए, ये सब जो नाम है ना, ये आपको याद रखना है। जैसे रॉजर ड्रेक है यहाँ पे। अब क्या है, सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया और कलकत्ता का नाम कर दिया अली नगर। ये बहुत अच्छा सवाल बनता है कि अली नगर किसका नाम रखा गया था? कलकत्ता का रखा गया था। यहीं पे एक इंसिडेंट होता है, ब्लैक होल इंसिडेंट, जो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा। ये इसे पॉपुलराइज किया हॉलबेल ने। ये कोई सच कहानी नहीं थी, ये झूठी कहानी थी, एज अ फिक्शन। मतलब कुछ लोग का डेथ हुआ था, ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ था, कुछ लोग मरे थे, लेकिन हॉलबेल ने इसे बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बताया। कि हॉलबेल ने क्या बोला कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 146 इंग्लिश प्रिजनर्स को एक 18 फीट इंटू 14 फीट के कमरे में बंद कर दिया। तो सफोकेशन से क्या हुआ कि 123 लोग मारे गए, 123 लोग मारे गए। और जब 23 जून को गेट खुला 3 दिन के बाद, तो सिर्फ 23 लोग सर्वाइव किए थे, जो कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया था। और इस झूठी कहानी क्यों कहा गया था? ताकि सिंपैथी मिल सके अंग्रेजों को। अंग्रेज अब हमला करने वाले थे बंगाल पे, इन्हें पता था, इसलिए अब लोग ये बहुत लोगों को मारने वाले थे, इसलिए पहले सिंपैथी ले रहे थे पूरे देश से, पूरे देश के, पूरी दुनिया से। ये पूरी दुनिया के सामने ऐसा कर रहे थे कि देखो इंडियंस कितने बुरे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये इंसानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। तो ऐसा अब हॉलवेल को ये जो इसने इतना बड़ा काम किया एक झूठ फैलाने का और सिंपैथी लेने का, इसके लिए इसे अवार्ड भी मिलता है। क्या अवार्ड मिलता है मैं आपको देखो आगे बताता हूँ मैं। तो इसमें क्या था, रॉबर्ट क्लाइव, ये जो रॉबर्ट ड्रेक था, ये भागकर कहाँ, ये रॉजर ड्रेक था, ये भागकर कहाँ गया? रॉबर्ट क्लाइव के पास। रॉबर्ट क्लाइव बोला ठीक है मैं आता हूँ लड़ने के लिए। रॉबर्ट क्लाइव टूक ओवर कलकत्ता। और फिर यहाँ ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ 9 फरवरी 1757 को। अलीनगर क्यों? कलकत्ता का नाम तो अलीनगर था, इसलिए ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुआ 9 फरवरी 1757 को। अब क्या हुआ, ये ट्रीटी हो गया, अब लोग शांति से रह रहे थे। अब क्लाइव ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा ना, कलकत्ता को इस पर कब्जा करना था, क्योंकि कलकत्ता उसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस एरिया था। कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा जो एरिया था ना, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस था, इंक्लूडिंग ढाका एरिया। तो इसने कहा कि अब यहाँ पे सी भी था, यहाँ पे सब कुछ था, तो अब बोला कि इसे तो कैप्चर करना होगा। तो इसने कहा, एक्यूज किया नवाब को कि इसने ट्रीटी तोड़ दिया। कोई ऐसा बात नहीं था, लेकिन इसने एक्यूज किया। तो अब क्या हुआ, 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी होता है। अब जैसे इसने बोला एक्यूज किया, तो अब तो नवाब के साथ लड़ाई करना होगा, तो बैटल ऑफ प्लासी होता है कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी, ए डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहते हैं? मानिए रिवर बह रहा है, तो इसमें जो पानी अपना ये जो है ना ऐसे करता है, तो ये ट्रिब्यूटरी हुआ, लेकिन इससे कोई और नदी ऐसे अलग हो जा रही है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। तो अब देखिए इस जो लड़ाई होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव बैटल है इंडिया का, इंडियन हिस्ट्री का। तो अब बैटल ऑफ प्लासी में हमें देखना होगा कि ब्रिटिशर्स के कौन साथ थे और नवाब के साथ कौन थे। ये आपका मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। तो ब्रिटिशर्स के साथ कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने धोखा दिया नवाब को। इसमें कौन थे? मीर जाफर, कमांडर। खुद कमांडर ही जब छोड़ दे तो कैसे जीत सकता है कोई? राय दुर्लभ, दीवान, मानिक चंद ऑफिसर इंचार्ज, आमी चंद ट्रेडर, जगत सेठ बैंकर। और 2 लोग जो साथ में खड़े थे नवाब के, मीर मदन एंड मोहन लाल, दोनों कमांडर थे। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि नवाब हार जाते हैं और मीरान सन ऑफ मीर जाफर है, जो मीर जाफर है, जो मेन जो इंसान था जिसने धोखा दिया कमांडर ने, वो नवाब का मर्डर कर देता है। और इस तरीके से ये सिराजुद्दौला का जो अलवर्दी खान का परिवार था वो खत्म होता है। अब आता है बारी मीर जाफर का। अब नया नवाब बना दिया गया मीर जाफर को। ये जो मैंने बोला ना हॉलवेल को उसका अवार्ड भी मिलता है, तो गवर्नर बना गया हॉलवेल। जो मैंने कहा ना गवर्नर अब अलग बनेगा, नवाब अलग बनेगा, तो हॉलवेल गवर्नर बन गया और नवाब मीर जाफर बन गया। 1760 में पहले जब मीर जाफर बना तो इसे हॉलवेल ने कहा कि ठीक है हमने तुम्हें गवर्नर बनाया तो हमें पैसे दो। करोड़ ऑफ रुपीज मांगा, बहुत बहुत पैसे मांगे। तो इसने कहाँ से देगा, इसके पास तो कुछ था ही नहीं ना देने के लिए, तो ये दे नहीं पाया। तो 1760 में इसे हटा दिया गया, मीर जाफर को हटा दिया गया, तुम उस लायक नहीं हो। मीर कासिम जो कि मीर जाफर का दामाद था उसे बनाया गया, उसे नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम जो कि एक पढ़ा लिखा इंसान था बहुत ही, तो उसे पता था कि ये हमें एज ए पपेट यूज करेंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, सबसे पहले उसने काम किया कि अपना कैपिटल को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। मुंगेर क्यों? ताकि ब्रिटिशर जो कलकत्ता में बैठे थे उसे थोड़ी दूरी बन सके। पता आपको मुंगेर पटना के पास आ जाता है, मुर्शिदाबाद आपका वेस्ट बंगाल में भी। तो इस तरीके से इसने मुंगेर किया ताकि इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश कम हो सके। फिर इसने और क्या क्या किया, ये ऐसे 2-3 काम करता है जिसके कारण फिर से इसके खिलाफ भी ब्रिटिशर्स हो जाते हैं। पहला तो इसने बहुत बड़ा काम ये किया। फिर मीर कासिम ने क्या किया, इसने देखा कि जो दस्तक मिला था, जो दस्तक दिया गया था ब्रिटिशर्स को कि जो यूरोपियन कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे, उन्हें वो ट्रेड कर सकते थे दस्तक का यूज करके, उन्हें टैक्स नहीं लगता था। तो इसने देखा कि वो उसका मिस यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि ठीक है
ये चीज़ें अगर मिसयूज हो रही है तो इस तरीके से क्यों ना ये टैक्स ही हटा दिया जाए। इससे क्या होता था ना कि जो लोकल लोग थे, मेनली दस्तक जो था वो दस्तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, लेकिन बाकी लोग भी यूज कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यूज करती बहुत, वो कम थे, लेकिन बाकी लोग उसके जो यूरोपियंस थे वो यूज कर रहे थे। तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा डिवाइड हो गया था लोकल और यूरोपियंस के बीच। यूरोपियन सामान सस्ते में खरीद पाते थे और बेच पाते थे, तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। और लोग सस्ते सामान ही खरीदेंगे, महंगे सामान क्यों खरीदेंगे? लोकल्स को टैक्स देना पड़ता था, तो सामान इनका चीप नहीं होता था, इनका सामान चीप होता था। तो इस तरीके से क्या हो गया कि लोकल्स का सामान कम बिकने लगा, इन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा है, सेल भी ज़्यादा कर पा रहे हैं। तो इसने कहा ठीक है, कोई टैक्स ही नहीं देगा। जब कोई टैक्स नहीं देगा तो सब बराबर हो जाएंगे, फिर एक इक्वल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा। ये चीज़ बहुत बुरी लगी ब्रिटिशर्स को। उनका कहना था कि नहीं, हम तुम्हारे देश में आए हैं और हम ही तुम पे राज करेंगे और हमारे पास ही ज़्यादा फायदा होना चाहिए। तुम एज ए सेकंड सिटीजन बनकर रहो, सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहो मेरे सामने। इसके बाद इसने और क्या किया, इसने गुरगीन खान को बुलाया। गुरगीन खान कौन था? आर्मी को ट्रेन करता था, टू ट्रेन द आर्मी इन मॉडर्न वे, आर्मेनियन था गुरगीन खान। ये सब आपके पेपर में डायरेक्ट आएगा, इसे भी याद करिए। डिसमिस कर दिया इसने डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार राम नारायण को। राम नारायण को इसने बोला कि तुम जो भी खर्च कर रहे हो वो मुझे ये दो। क्या ये नवाब था वहाँ का? तो इसने बोला कि कितना एक्सपेंडिचर है और कितना इनकम है, इसका मुझे रिसीट चाहिए, जिसे अभी बैलेंस शीट बोलते हैं। इसने उस टाइम पे उससे बैलेंस शीट मांग लिया। अब वो बैलेंस शीट बनाएगा तो पकड़ा जाएगा, जैसे अभी लोग पकड़े जाते हैं। तो इसने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। और ये अंग्रेजों को पैसे देता था, तो अंग्रेज बोले कि ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम रहो तो हाँ, कुछ नहीं करेगा ये मीर कासिम के क्या औकात जो कुछ कर ले। तो इसने ऐसा बोल दिया। तो ये इसे लगा मुझे क्या करे, इसने मना कर दिया सीधा, मीर कासिम के मुंह पे मना कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा कुछ। तो इसे पहले हटा दिया। जब हटाया तो अंग्रेजों के पास गया, अंग्रेज बोला ठीक है, कोई टेंशन मतलब, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन फिर ये वापस आया, तो फिर मीर कासिम ने क्या किया कि इसका मर्डर करवा दिया एंड गॉट हिम किल्ड। तो इस तरीके से अंग्रेजी बहुत बुरा मान गए इस बात का कि राम नारायण को तुमने मरवा कैसे दिया, क्योंकि वो उनका आदमी था। इसके बाद इसने क्या किया, मीर कासिम ने मुंगेर, मैंने बताया पटना के पास था, तो मुंगेर से होकर के ये पटना पे कंट्रोल कर लेता है। 24 जून 1763 को क्या होता है कि एलिस जो कि इंग्लिश एजेंट था, वो फिर से पटना पे कब्जा कर लेता है, अपनी आर्मी को लेकर आता है और ये मीर कासिम के जो लोग थे उसे हटा देता है और फिर से कब्जा कर लेता है। मीर कासिम को पता चलता है, वो मुंगेर में बैठा था, तो वहाँ से मुंगेर से उसे पता चलता है, तो फिर से वो मुंगेर से आता है और फिर से वो पटना को कर देता है कब्जा, फिर से कर लेता है और इस बीच के एलिस को मार देता है। अब इसे बोलते हैं पटना मैसेकर। ये पटना मैसेकर में किसका मर्डर हुआ था? एलिस का। ये याद करिए अगर क्वेश्चन आता है तो। अब हो गया, ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि मीर कासिम हमारे किसी यूज का नहीं है, ये दुश्मन बन चुका, तो इसे फिर से हटा देते हैं और इसके ससुर जो थे मीर जाफ़र, इसे फिर से नवाब बंगाल बनाया जाता है। तो आप याद करिएगा, मीर जाफ़र को दोबारा बनाया जाता है नवाब बंगाल। अब मीर कासिम था, मीर कासिम तो अब एज अ इनेमी हो चुका था ब्रिटिशर्स का, तो इस चक्कर में यह बोलता है कि अब तो युद्ध करना पड़ेगा और ब्रिटिशर्स को हराकर भगाना पड़ेगा। तो मीर कासिम मिलता है दो लोगों से, किससे? सुजाउद्दौला नवाब एंड शाह आलम II मुगल एम्परर। इन दो लोगों से मिलता है और उन्हें बोलता है कि ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक अलायंस बनाएंगे, बहुत बड़ी आर्मी है हमारी, अलायंस बनाएंगे, ब्रिटिशर्स को हराएंगे और उसे भगा देंगे यहाँ से। और फिर जैसे हम लोग रूल कर रहे थे, मैं नवाब बन जाऊँगा, ये जो मुगल एम्परर है इनका पूरे इंडिया पर राज होगा, आराम से हम लोग राज करेंगे और आराम से अपने सिटीजन्स का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। इसी के लिए होता है बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। ये डेट आपको याद करना। ये कौन होता है? ब्रिटिशर्स वर्सेस अलायंस। अलायंस में 3 लोग थे, ब्रिटिशर्स को लीड करता है हेक्टर मुनरो। रिजल्ट आप सबको पता है क्या हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जब ये अलायंस वाले हार जाते हैं तो 12 अगस्त 1765 को। इसमें क्या होता है, शाह आलम II को दीवानी राइट्स देना पड़ता है, BBO, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का। और इसमें एक्सचेंज में क्या मिलता है ना, 26 लाख रुपए। ये कोई छोटी अमाउंट नहीं थी, 26 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय। एज एनुअल पेंशन इन्हें मिल जाता है। और इसमें मुगल्स को और क्या मिलता है, ये कारा ऑफ अवध और एरिया ऑफ इलाहाबाद फ्रॉम अवध इन रिटर्न। ये अवध के भी तो, ये तो सुजाउद्दौला को भी तो हराया गया। तो यहाँ देखिए, सुजाउद्दौला से भी तो कुछ लिया जाएगा, तो सुजाउद्दौला से क्या किया गया, कारा ऑफ अवध और एरिया ऑफ इलाहाबाद फ्रॉम अवध, ये बोला गया मुगल्स को तुम ट्रांसफर कर दो। ठीक है, इसके बाद अब हो गया, अब कोई दुश्मन नहीं बचा, अब ब्रिटिशर्स के सामने इस एरिया में कोई नहीं बचा। साउथ में हो रहा था, वो मराठाज और मैसूर थे, लेकिन इस एरिया में कोई नहीं बचा, कोई इनका अब एज अ प्रोक्लेम्ड दुश्मन कोई नहीं बचा। छोटे मोटे थे उनसे कोई मतलब नहीं, एज ए इनका कोई अपोजिशन नहीं बचा जो जिससे इन्हें डर हो। इसलिए ये आता है फिर से रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे इस्टेब्लिश करता है 1765 में डुअल गवर्नमेंट।
नवाब के पास क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ब्रिटिश के पास था मिलिट्री एंड टैक्स कलेक्शन। इंपॉर्टेंट यही होता है, मेन इंपॉर्टेंट यही होता है मिलिट्री, जिससे आप दूसरे स्टेट पे हमला कर सकते हैं, और टैक्स कलेक्शन जिससे कि रेवेन्यू होगा, जिससे प्रॉफिट होगा, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए पैसे देगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आपको रन करना है खुद से। इस चक्कर में क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन तो रन हो नहीं सकता है क्योंकि बस पैसे नहीं है, इसीलिए आया फमाइन आया। फमाइन मतलब क्या हुआ, भूखमरी, लोग मर रहे थे, अकाल जिसे बोलते हैं, अकाल। इसमें क्या होता है, खाना नहीं होता, जानवर से मरते हैं। आपने फोटोज देखा होगा कि कैसे ऐसे ऐसे मतलब लोगों के ना स्केलेटन दिखते थे, सिर्फ ऐसे स्केलेटन दिख रहे थे ऐसे। तो इस चक्कर में ना ये कॉलर बोन हो गया, ये स्केलेटन दिखते थे ऐसे ऐसे करके। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे आपने फोटोज देखे होंगे। 1770 में आता है, और ये मेनली किस एरिया में आता है, बंगाल और बिहार के कौन कौन से एरिया में, पटना, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा। अब बात करते हैं डुअल रूल एंड पोस्ट ऑफ नवाब। ये जो डुअल रूल आया गया था, इसे एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश किसने किया, बैरन हास्टिंग ने। बैरन हास्टिंग आते हैं और 1772 में इसे एबॉलिश कर दिया। पोस्ट ऑफ नवाब को भी हटा दिया, बोला कि अब जो नवाब है वो लास्ट नवाब है, इसके बाद कोई नवाब नहीं बनेगा। तो लास्ट नवाब कौन बन जाता है, मुबारक उद दौला। कौन हो गया, मुबारक उद दौला। लास्ट नवाब बोलना ज़्यादा सही होगा। नवाब क्या है, मुबारक उद दौला। तो ये हो गया 75 तक, फिर नवाब खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ। 1765 में क्लाइव ने राजा सिताब राय को एज ए नायब दीवान बिहार किया था। जैसे अब एक तरीके से सबसे बड़ा दीवान बन गया क्लाइव, सारा रेवेन्यू उसके पास जा रहा है, सबसे बड़ा दीवान हो गया। लेकिन ग्राउंड पे काम करने के लिए तो होना चाहिए ना, अलग अलग ब्लॉक्स में जैसे ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऊपर स्टेट में बैठे होते हैं। उसी तरीके से क्या हुआ कि नायब दीवान बनाया गया बिहार का राजा सिताब राय को, उड़ीसा का किसे बनाया गया, राय दुर्लभ को, और बंगाल का किसे बनाया गया, मोहम्मद रजा खान को। राय दुर्लभ याद आ रहा है कुछ, राय दुर्लभ देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, राय दुर्लभ, यह राय दुर्लभ याद आया कुछ। तो ब्रिटिशर्स ने सबको कुछ ना कुछ दिया, फायदा दिया कि आप अपने लोगों के खिलाफ हुए तो लीजिए, फायदा लीजिए। 1783 में क्या होता है, फिर से फमाइन आता है क्योंकि हालात तो खराब ही थे। फिर 1784 में क्या होता है, 2-3 नाम इसमें याद करना है आपको, कि जॉन सोर को बनाया जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। की फमाइन क्यों आ रहा है बार बार, क्या किया जाए जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो जॉन सोर एक एडवाइस करता है कि गोल घर बनाया जाए। गोल घर मतलब क्या, एक ऐसा ग्रेनरी बनाया जाए जिसमें बहुत ज़्यादा अनाज को स्टोर किया जाए। तो इसमें ब्रिटिश इंजीनियर जॉन कास्टिन को बोला जाता है बनाने के लिए। जॉन कास्टिन बनाते भी हैं गोल घर को 1784 में, लेकिन इसका यूज नहीं हो पाता। अब एक बार देख लेते हैं कौन कौन से नवाब थे। मुर्शीद कुली खान 1727, शुजाउद्दीन 27 से 39, सरफराज खान 39-40, अलवर्दी खान 40 में, बैटल ऑफ गिरिया 56 तक, 56 में इनका नाती आता है सिराजुद्दौला 56-57, फिर मीर जाफर आता है 60 तक, मीर कासिम 60 से 63, मीर जाफर को फिर से बनाया जाता है 63 से 65, फिर 65 में आता है नजमुद्दौला 66 तक, सैफुद्दौला 66 से 70, और मुबारकुद्दौला 70 से 75। इनका कोई इसके बाद कोई यूज नहीं रह जाता इनका, क्योंकि इसके बाद क्लाइव ही सब कुछ कर रहा था। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, ट्राइबल रिवेलियन पे आते हैं। जैसे जब ये चीज़ें बंगाल में हो रही थी, उसी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, उसी के दौरान कुछ ट्राइब्स थे इधर बिहार, लोअर बिहार और झारखंड जो एरिया है, इसमें साउथ बिहार और झारखंड एरिया में कुछ ट्राइब्स थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे जगहों पे रिवेलियन चल रहा था, लेकिन कोई ऐसा पोजीशन नहीं बचा था जो अंग्रेजों को पूरी तरीके से हरा पाए और भगा पाए यहाँ से। तो इसमें एक बार देख लेते हैं क्या था। पहले था पहरिया रिवेलियन राजमहल में, तिलक मांझी रिवेलियन भागलपुर, तमार रिवेलियन छोटा नागपुर, चेरो रिवेलियन पलामू, हो रिवेलियन सिंहभूम, कोल रिवेलियन छोटा नागपुर, संथाल रिवेलियन संथाल परगना, सरदारी रिवेलियन छोटा नागपुर, मुंडा रिवेलियन छोटा नागपुर, तानावगढ़ रिवेलियन गुमला। ये पूरा टेबल आप अच्छे से याद कर ले। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, संथाल और मुंडा, जिसे बार बार सवाल आता है। तो इस पूरे को आप याद कर ले, कौन लीडर थे, किस साल हुआ, ऐसा आपका ना ये टाइम लाइन दे देगा अरेंज करने के लिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए अब आगे चलते हैं संथाल रिवेलियन पे। संथाल का जो दामनी को एक एरिया था इनका, जिसे दामनी को कहते थे, तो ये कहाँ था, ये भागलपुर टू राजमहल था। ये जो आपका झारखंड का अपर पार्ट है और ये साउथ बिहार है, ये जो इधर है वेस्ट वाला पार्ट, ये इसे कहते थे आप भागलपुर टू राजमहल को, दामनी को। ये किसके लिए क्यों रिवेलियन किए थे, 3 कारण था। एक्सप्लोरेशन बाय डिकूज, डिकूज किसे कहते हैं, आउटसाइडर्स को, और चेंजेज इन द मांझी सिस्टम। मांझी सिस्टम किसे कहते हैं कि इनका एक मांझी ये चुनते थे जो विलेज हेडमैन होता था,
विलेज हेडमैन, जो कि अगर किसी का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो जुडिशियल पावर इसके पास था, ये उन लोगों के बीच में फैसला देता था कि किसकी गलती है किसकी नहीं। साथ में अपने अपने कल्चर को बचाते थे, अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते थे। तो इनके पास सोशल वैलिडिटी भी था, जुडिशियल पावर भी था। और फिर एक था परहा पंचायत सिस्टम। परहा पंचायत सिस्टम क्या होता है? परहा मतलब बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ विलेजेज, इसमें 7, 12, 21 ऐसे ग्रुप ऑफ विलेजेज होते हैं। उसमें से यही सिस्टम था कि उन ग्रुप ऑफ विलेजेज का एक हेड होता है और उसके पास जुडिशियल पावर होता था, इकोनॉमिक पावर होता था, इस तरीके से। तो आप बस याद करिए कि जब ये रिवेलियन शुरू हुआ तो मेजर वारो का डेथ हो गया। जैसे आपसे बीपीएससी पूछ सकता है कि मेजर वारो वाज किल्ड ड्यूरिंग विच रिवेलियन? संथाल, मुंडा, ताना भगत, ऐसे करके, समझे? तो आपको याद करना है मेजर वारो, संथाल। उसके बाद कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन आता है जो कि सप्रेस कर देता है इस रिवेलियन को। ये नाम भी याद करना है आपको। संथाल परगना, इसका रिजल्ट क्या होता है? संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास होता है 1876 में, जो कि परहा पंचायत एंड मांझी सिस्टम वाज ऑल्सो रिकॉग्नाइज। तो जो परहा पंचायत मांझी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हो रही थी वो भी रिकॉग्नाइज किया गया। 55-56 में इनका लड़ाई होता है और 76 में इन्हें वो सारे राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मुंडा रिवेलियन पे। इसका क्या है? उलगुलान कहा जाता है। ये यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। उलगुलान किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन था, मुंडा सही था। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, बीपीएससी में तो आ ही सकते हैं। ये किसके खिलाफ लड़ाई था इनका मेन लड़ाई था खूंट काटी सिस्टम के खिलाफ। खूंट काटी सिस्टम क्या? कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड। अब आपका देखिए ब्रिटिशर्स क्या बोलता था कि मुझे रेवेन्यू चाहिए। कैसे चाहिए मुझे नहीं मतलब, रेवेन्यू चाहिए। तो इसने लाया जमींदारी सिस्टम कि एक जमींदार को लैंड दे देगा, उसकी जिम्मेवारी होगी सारा रेवेन्यू देने का। वो रेवेन्यू नहीं जमा करेगा तो उसके लैंड को फिर से ऑक्शन में किसी और जमींदार को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इसमें क्या होगा, अब जमींदार किससे रेवेन्यू लेगा? अगर ओनरशिप सिंगल ओनरशिप होगा सबका तब तो रेवेन्यू लेगा ना। कलेक्टिव ओनरशिप में किसे पकड़ेगा? वो पूरे गाँव को कैसे पकड़ सकते हैं आप? इसलिए उसने क्या किया कि खून काटी सिस्टम को जमींदारी सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। बिरसा मुंडा जो कि लीडर थे इस रिवोल्ट में, बिरसा मुंडा के जो गुरु पूछा जाता है कि हु वाज द टीचर ऑफ बिरसा मुंडा, थे आनंद पांडे, जिन्होंने इसे वैष्णविज्म के बारे में बताया। फिर इन्होंने इस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ, ये बिरसा मुंडा के बारे में बात हो रही है कि इन्होंने खुद को धरती आबा खुद को ही बुलाते थे, एज एन इनकारनेशन ऑफ सिंगा बोंगा। तो सिंह बोंगा का ये जो थे वो इनकारनेशन खुद को बोलते थे धरती आबा। ऐसे कोई टर्म है आप समझे, मुंडा रिवेलियन, बिरसा मुंडा, टिक मारना। इसमें क्या था इनका, इन्होंने क्या किया, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब शराब छोड़ दो और मतलब अच्छे खाना खाओ, गंदगी मत रखो, ये सब बातें करते थे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करते थे, मोनोथिज्म की बात करते थे। ये 3 फरवरी 1900 को, ये 1895 से 1900 तक चला रिवॉल्ट। ये 3 फरवरी 1900 को अरेस्ट होते हैं और उस समय कॉलरा से लोग मरते थे। अभी 40 साल पहले तक इंडिया में लोग बहुत मरते थे कॉलरा वगैरह से। तो ये कॉलरा से 9 जून 1900 को मर जाते हैं जेल में। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ 1908 में, जो कि जिसके खिलाफ इनके जो इनके राइट्स थे खुद काटी सिस्टम, इन्हें दे दिया जाता है और इन्हें कहा जाता है ठीक है आप कलेक्टिव राइट्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 15 नवंबर को इनका डेट ऑफ मतलब जन्म दिवस मनाते हैं, जिसे कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 2021 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। यही कारण था, इनका ही बर्थ डेट था, इसलिए झारखंड को 15 नवंबर को बनाया गया, ना कि 15 नवंबर को बनाया गया, ना कि 1 नवंबर को। समझ गए आप इस बात को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 1857 आ चुके हैं हम लोग, मूवमेंट्स इन बिहार बिफोर 1857। जो फर्स्ट मूवमेंट है वो है बहावी मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अब अब्दुल अल बहाव। अब्दुल अल बहाव एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने बहावी मूवमेंट शुरू किया था। कहाँ? अरब रीजन में शुरू किया था। अब बात है कि अरब रीजन से वो इंडिया में कैसे करें कंट्रोल, तो इंडिया में शुरू किया था सैयद अहमद बरेलवी। बरेलवी से क्या आप समझ रहे हैं, बरेली के थे, राय बरेली के थे, इसलिए इनका नाम था सैयद अहमद बरेलवी। अब इसमें क्या था, ये पहले रिलीजियस रिफॉर्म शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल रिफॉर्म बन गया अंग्रेजों के खिलाफ। इसके 2 सेंटर थे, एक सितना नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे, आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, आप कमेंट करिएगा, और दूसरा सेंटर था पटना। तो अब बरेलवी ने क्या किया कि 4 रिप्रेजेंटेटिव को चुना बिहार में। 4, ये नाम आपको याद करना है, पहला आपको 4 याद करना है कि 4 रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसके फिर आपको नाम याद करना है कौन कौन, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एंड मोहम्मद हुसैन। ये 4 नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बोल दूँ, इनायत अली, बिलायत अली, फरहत अली एंड मोहम्मद हुसैन। इसके बाद क्या शुरू होता है आपका, फराजी मूवमेंट ऑफ बंगाल, जो था इसी से इंस्पायर था। अब इसको सप्रेस करने के लिए 2 कैंपेन चलाते हैं ब्रिटिशर, अम्बाला कैंपेन नॉर्थ वेस्टर्न के लिए, पटना कैंपेन पटना वाले के लिए। ये सितना के लिए था, सितना में जो मूवमेंट था उसे कंट्रोल करने के लिए, और ये पटना के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अम्बाला कैंपेन और पटना कैंपेन किस मूवमेंट को, किस रिवेलियन, किस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए था, तो बहावी मूवमेंट। ठीक है, आपको याद करना है कौन सा, बहावी मूवमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आते हैं नोनिया रिवेलियन। जो मैंने बताया था आपको, नोनिया कौन है, सॉल्टपीटर प्रोड्यूसिंग कम्युनिटी, जो मैंने शुरू में ही आपको
फर्स्ट में शुरुआत में ही बताया था आपको। ये 1770 से 80 चलता है। सॉल्ट पीटर क्या गन पाउडर बनाने में काम आता है। कहाँ मुजफ्फरपुर। ये लोग कहाँ पे ज़्यादा थे, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया। अब आपको इस तरीके से ना मैप पे याद होना चाहिए कि जैसे अगर ये बिहार का मैप मान लें तो मुजफ्फरपुर कहाँ है, मुजफ्फरपुर यहाँ होना चाहिए। सारण कहाँ, सारण यहाँ होना चाहिए। हाजीपुर का मुजफ्फरपुर के पास वैशाली में यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ कहीं पे। और उसके बाद पूर्णिया कहाँ, पूर्णिया इधर होना चाहिए। ऐसे आपको याद करना है, समझ गए ना। अब ये क्या था, ये क्यों हुआ था मैं बताता हूँ आपको, आराम से देखिए। यहाँ थे नोनिया कम्युनिटी, ये सॉल्ट पीटर बेचते थे मिडिलमैन को, ये बेचते थे ब्रिटिशर्स को। ये जो था प्रॉफिट ये सारे रख लेते थे। ये ब्रिटिशर्स इन्हें जानते, ब्रिटिशर डायरेक्टली इनसे कोई कांटेक्ट नहीं था। ये मिडिलमैन को जानते थे और ये सारा प्रॉफिट मिडिलमैन रख लेते थे, इन्हें कुछ नहीं मिलता था। तो नोनिया कम्युनिटी ने बोला कि हम लोग डायरेक्ट अब सेल करेंगे ब्रिटिशर्स को, जो भी खरीदे डायरेक्ट सेल करेंगे। लेकिन इसमें मिडिलमैन का घाटा था, तो मिडिलमैन ने ब्रिटिशर्स को बोला कि ऐसे नहीं होगा। तो इसलिए कारण से ये इस रिवॉल्ट को दबाया गया और इस चीज़ को फिर से किया गया कि नहीं, आपको मिडिलमैन के थ्रू ही बेचना है। तो ये इस बात की लड़ाई थी। अब एक आता है लोटा रिवेलियन। लोटा आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा होता है जिसमें हम पानी, दूध, ऐसा कुछ भी रखते हैं, ठीक है। अभी भी गांव में यूज होता है, शहर में तब यूज होना कम हो गया, गांव में भी यूज होता है। तो इसमें क्या था ना कि ये मुजफ्फरपुर जेल में होता है। यहाँ पे ब्रास का जो लोटा होता है, ब्रास का लोटा यूज होता था। और उसे इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने पैसा बचाने के लिए मिट्टी का लोटा दे दिया कि अब आप कांसे के लोटे से आप सीधा मिट्टी का लोटा दे देंगे तो कैसे कोई मानेगा। आप अभी भी देखिए ना, कांसे के लोटे को बहुत ज़्यादा इज्जत दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या किया कि रिजल्ट क्या हुआ कि इसमें इन लोगों ने बहुत बड़ा रिवॉल्ट कर दिया, जेल के अंदर ही रिवॉल्ट कर दिया कि पानी नहीं पिएंगे, यूज नहीं करेंगे, तोड़ देते थे वो लोटों को। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्हें फिर से ये ब्रास का जो लोटा होता है वो देना पड़ा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बस आपको ये लोटा रिवेलियन क्या था, कब हुआ, कहाँ हुआ, बाकी कहानी तो आपको याद रहेगी। अब आते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 और बिहार। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बिहार और बिहार का क्या रोल था। तो अब ये देखते हैं कि 1857 रिवॉल्ट का शुरुआत कहाँ से हुआ। तो मंगल पांडे सबसे बड़ा नाम जो 1857 में आता है। मंगल पांडे जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री के एक मेंबर थे, एक यहाँ पे सैनिक थे। ये बैरकपुर कंटोनमेंट में थे। इन्होंने क्या किया कि 29 मार्च 1857 को सर्जेंट हग्सन एंड लेफ्टिनेंट वॉ को इन्होंने इंजर्ड कर दिया। नाम याद करिए, पेपर नहीं पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन तब भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, 5 से 6 बार इस वीडियो को सुनिए, बार बार सुनिए, इस तरीके से आपको ये नाम याद हो जाएंगे। तो क्या हुआ कि मंगल पांडे जो कि 29 मार्च 1857 को इन दोनों पे हमला कर देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं। इस कारण ब्रिटिशर्स को लगता है कि कैसे कोई इंडियन, एक सिपोही, इंडियन सिपोही कैसे हमला कर सकता है हमारे ऊपर। तो एक मैसेज देना होगा, इन लोगों को डराना होगा। इसलिए 8 अप्रैल 1857 को इसे मंगल पांडे जो है इन्हें फांसी दे दी जाती है, ताकि एक मैसेज जाए लोगों के बीच, बाकी सिपोही के बीच कि डर कर रहो, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, हम तुमसे ऊपर हैं, तो जो हम कहते हैं वो करो, तुम हमारे खिलाफ कभी लड़ नहीं सकते। ये हो गया 8 अप्रैल 1857। यहाँ से शुरू हुआ ये न्यूज़, फैलते फैलते गया मेरठ में ये न्यूज़ पहुँचता है लगभग 9 मई को। 9 मई को जब ये न्यूज़ फैलता है तो 10 मई को क्या करते हैं मेरठ में लोग कि ये वहाँ पे अपने सारे, वहाँ पे जो लोग थे उसको मार देते हैं, अपने कुछ जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर थे उसे मार देते हैं, और अपने जो प्रिजनर्स थे उसे छुड़ाते हैं। इनके कुछ सिपाही को प्रिजन में रखा गया था, छुड़ाते हैं और ये निकल जाते हैं दिल्ली के लिए, मेरठ से दिल्ली के लिए। और दिल्ली पहुंचकर ये क्या करते हैं, बहादुर शाह टू, जो बहादुर शाह जफर थे, उन्हें ये अपना एज दियर लीडर बना देते हैं। समझ गया बात को, क्या किया इन्होंने कि बहादुर शाह टू को ये अपना लीडर बना देते हैं यहाँ पे। तो अब इससे आप क्या समझे कि ये मेरठ से निकलते हैं, दिल्ली आते हैं और बहादुर शाह को अब लीडर बना देते हैं। ये हो गया आपका इंडियन लेवल पे। अब बिहार में आते हैं, बिहार में क्या हुआ, क्योंकि हमारा बिहार स्पेशल में बिहार से ही क्वेश्चन आएंगे। 1857 आएगा भी, तो आपका ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कहाँ पे लीडर थे, लाइक अवध में कौन थे, फैजाबाद में कौन थे। ये मैंने एक टेबल बना दिया, आप इसे लास्ट में मैं बता दूंगा, वो आप पढ़ लेंगे, बाकी ज़्यादा यूज नहीं है। तो बिहार में क्या होता है ये सुनिए। 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट होता है रोहिणी कहाँ है, देवघर के पास। 32nd इन्फेंट्री 12 जून 1857 में क्या होता है कि लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेजली और सर्जेंट ग्रांट बेयर किल्ड। 12 जून 1857 को ये लेफ्टिनेंट 2 नॉर्मन लेजली और सर्जेंट ग्रांट, ये नाम याद करिए, इसे मार दिया जाता है 32nd इन्फेंट्री के द्वारा, जो कि यहाँ पे एक तरीके से रिवॉल्ट हो जाता है, सिपाही रिवॉल्ट। इसे सप्रेस करते हैं मेजर मैकडोनाल्ड, और जिन लोगों ने रिवॉल्ट किया था सोल्जर्स, उन्हें फांसी दे दी जाती है। मेजर मैकडोनाल्ड नाम याद करिए।
ये क्या होता, और इसी बीच क्या होता, पटना में भी हो रहा था, लेड बाय बुक सेलर पीर अली। तो पीर अली एक बुक सेलर थे पटना में, जो कि बुक सेल करते थे और बाइंडिंग करते थे। जैसे बुक में जो बाइंडिंग होता है ना, जैसे बुक यहाँ से फटने लगता है ना, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे बाइंड किया जाता है, कागज़ लगाया जाता है ऊपर से। तो ये अभी तो इतना नहीं चलता, पहले बहुत, मैं भी करवाता था पहले, आप लोगों ने भी करवाया कभी बचपन में। बुक बाइंडिंग होता था, एक ऊपर से मोटा सा एक पेपर का एक डाल देते थे ऐसे ऊपर से नीचे से। तो इस तरीके से बुक सेलर थे, बुक बाइंडर थे पीर अली। इन्होंने 3 जुलाई को पटना में एक स्लोगन दिया, दीन बोलो दीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक नहीं पूछा गया है, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया और बोला कि अब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इसी में क्या किया, इनके जो ग्रुप के लोग थे और बाकी लोग थे, इन्होंने ओपीएम एजेंट डॉक्टर आर लोयल को मार दिया। डॉक्टर आर लोयल नाम में ही है, ये लोयल थे किसके, ब्रिटिशर्स के। ओपीएम एजेंट थे, ओपीएम बेचने का खरीदने का काम करते थे, इसे मार दिया गया। अब पटना कमिश्नर टेलर, एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि उसमें पटना कमिश्नर कौन थे, टेलर थे। इन्होंने सप्रेस कर दिया रिवॉल्ट को। 17 पीपल इंक्लूडिंग पीर अली वेयर हैंग्ड। ये तुरंत ही फांसी दे देते ताकि रिवॉल्ट बढ़े नहीं। तो आप समझ रहे हैं हमें जो आज़ादी मिली है ना, कितनी मुश्किलों से मिली है, कितने लोग हैंग्ड, तो आप ऐसे पढ़ रहे हैं ना जैसे कितना सिंपल सा बात हो, फांसी दे दिया जाता था, लोग मर रहे थे। आज हम उतना वैल्यू नहीं करते इस इंडिपेंडेंस को, लेकिन जो भी हो आपको वैल्यू करना चाहिए। आप एक ऑफिसर बनेंगे तो आप इस चीज़ को आपको याद करना चाहिए कि कितना मुश्किल से मिला हमें ये जो आज़ादी मिली है। अब 25 जुलाई 1857 को क्या होता है कि सोल्जर्स क्या करते हैं मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर की कहानी है कि सोल्जर्स किल ब्रिटिश ऑफिसर्स इन मुजफ्फरपुर एंड सोल्जर्स ऑफ 3 रेजिमेंट्स ऑल्सो रिवॉल्टेड इन दानापुर। यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एक रेजिमेंट ने क्या किया कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, और दानापुर, यहाँ से मेन कहानी शुरू होता है। आपने जो अभी तक कहानी सुना इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब दीन बोलो दीन, डॉक्टर आर लोयल, पीर अली, टेलर, बस खत्म, कहानी खत्म। अब यहाँ से आते हैं, सोल्जर ऑफ 3 रेजिमेंट्स ऑल्सो रिवॉल्टेड इन दानापुर। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको क्या क्या याद करना है, पीर अली, ये तो आपको पता ही था, बिहार में पहले रोहिणी देवघर में यहाँ शुरू होता है, फिर पीर अली। मेजर मैकडोनाल्ड ने क्या किया, ये नॉर्मन लेस्ली और सर्जन ग्रांट कब मरे, तो 12 जून 1857 को मरे। फिर पीर अली बुक बाइंडर एंड बुक सेलर, उन्होंने दिया दीन बोलो दीन। डॉक्टर आर लोयल ओपीएम एजेंट, टेलर पटना कमिश्नर। ये याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना। सोल्जर्स ऑफ 3 रेजिमेंट्स ऑल्सो रिवॉल्टेड इन दानापुर एंड इंटर्ड शाहाबाद। शाहाबाद कहाँ एरिया है, ये अब यहाँ से शुरू होता है हमारे हीरो का, बाबू कुंवर सिंह। ये मतलब इतना इनसे ज़्यादा मोटिवेटिंग आपको ना पर्सनालिटी मिलना बहुत मुश्किल है। 80 साल में, 80 ईयर्स में कौन लड़ जाता है, मतलब समझ रहे हो ना। आपके पास, आप एक जमींदार थे, ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीन ले ली थी, ये भी है, लेकिन तब भी तो एक जमींदार से कितना भी ज़मीन ले लो वो अमीर तो रहता ही है। ये बहुत अमीर थे, इनके पास अपनी सेना थी, तब भी ये जाकर लड़ गए आज़ादी के लिए कि नहीं, ये मतलब मेरा ज़मीन है, मेरी मातृभूमि है, ये कैसे ले सकता है, इसलिए लड़ गए जाकर के। आज लोग फायर की बात करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, और ये 80 साल में भी लड़ रहे थे, कितना डिफरेंस आ चुका है। तो अब बात करते हैं इंटर शाहाबाद एंड मेट बाबू कुंवर सिंह, जमींदार ऑफ जगदीशपुर। अब यहाँ से कुंवर सिंह की कहानी शुरू होती है। जुलाई 30 में क्या होता है, गवर्नमेंट इम्पोज मार्शल लॉ इन सारण, तिरहुत, चंपारण एंड पटना। बस क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मार्शल लॉ कहाँ लगा था, तो आपको याद रखना सारण, तिरहुत, चंपारण एंड पटना। एक ग्रुप ऑफ रेबल सोल्जर्स रीच्ड भागलपुर एंड गया एंड फ्रीड 400 प्रिजनर्स फ्रॉम जेल। ये जो बहुत से जगहों पे जो सिपोज थे वो अब रेबल हो चुके थे, क्योंकि बहुत लोगों को हैंग कर दिया था इन्होंने, फांसी दे दिया था, इसलिए अब रेबल हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, भागलपुर और गया जाकर के इन्होंने 400 प्रिजनर्स को जेल से छुड़ा लिया। याद करना है कहाँ पे, भागलपुर एंड गया, बस, और कुछ नहीं याद करना है आपको, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, छुड़ाने के बाद टिकारी राज पे हमला किया और 10,000 रुपये लूट लिए। उस समय का 10,000 का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू, करोड़ों में वैल्यू होगा। अब बात करते हैं बाबू कुंवर सिंह का, जो हमारे हीरो हैं इस कहानी के, उनकी बात करते हैं। इनके 2 भाई थे, अमर सिंह, रीत नारायण सिंह, जिन्होंने युद्ध में साथ दिया, मतलब रिवॉल्ट में साथ दिया था। इनके नेफ्यूज थे, भतीजे थे, निशान सिंह एंड जय किशन सिंह, निशान एंड जय किशन। ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये इतना विजनरी थे, इन्होंने सोचा अंग्रेजों से लड़ना है, मतलब बंदूक चाहिए, गोली चाहिए, तो इन्होंने एक गन और एमुनिशन की फैक्ट्री बना दी जगदीशपुर में, कि यहीं से बंदूक बनेगा, यहीं से बंदूक लेंगे और लड़ाई करेंगे। 27 जुलाई 1857 को एक आरा को कैप्चर कर लेते हैं ब्रिटिशर्स को हरा करके। कैप्टन डेनवर को मार देते हैं ये, और मेजर आयर, जब मेजर आयर आता है अपनी सेना को लेकर के, तो कुंवर सिंह को आरा से जाना पड़ता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि उनके पास सेना था नहीं। तो अब उस समय ऐसा नहीं था, ये बहुत ही विजनरी थे, इन्हें पता थे, प्लानर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा प्लान करते थे। तो इन्होंने सोचा अभी पीछे हट जाते हैं, फिर आकर इसे हराएंगे। तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स टुक ओवर आरा एंड जगदीशपुर। अब इससे क्या याद करना था आपको, 27 जुलाई 1857, कैप्टन डेनवर, मेजर आयर, 3 चीज़ याद कर लिया आपने। अब क्या होता है, कुंवर सिंह यहाँ से जब आरा से भागते हैं तो लखनऊ चले जाते हैं। लखनऊ कैसे जाते हैं, रेवा और बांदा के रास्ते जाते हैं, और वहाँ मिलते हैं शाह ऑफ अवध से, जहाँ की आजमगढ़ में उनके साथ मिलकर
रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लेते हैं और इन्हें एक अवार्ड भी मिलता है। इन्हें वहाँ पे एक अवार्ड दिया जाता है, कुछ कैश प्राइज और एक अवार्ड भी दिया जाता है आजमगढ़ में। वन ऑफ द, जैसे अभी मोदी जी जाते हैं ना अलग अलग जगहों पे, तो उन्हें मिलता है सिविलियन अवार्ड मिलता है। इसी तरीके से इन्हें आजमगढ़ में भी सिविलियन अवार्ड दिया जाता है एक तरीके से। उसके बाद कानपुर पहुंचते हैं। कानपुर में लड़ाई करते हैं नाना साहब के साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ। यहाँ पे भी इन्हें जीत मिलती है। तो अब इनके मन में विचार आता है कि ठीक है भाई, मैं तो आजमगढ़ में भी अच्छा हुआ, कानपुर भी अच्छा हुआ, लेकिन हमारा मेरे घर का क्या। तो ये फिर यहाँ कानपुर से सीधा इनके मन में ये बात आता है, ये सीधा निकलते हैं अपने घर के लिए। ये अवध से निकलते हैं जगदीशपुर के लिए, शिवराजपुर होते हुए। शिवराजपुर में एक घटना होता है ऐसा कि जनरल डगलस इन पे गोली चलाता है और वो गोली इनके बाएं हाथ में इनका ये जो बाएं हाथ है, इसमें गोली आकर के लगता है, बाह में लगता है गोली। अब ये देखते हैं कि ये जो गोली लगा है इसका जहर फैलने लगता है और ये अभी नाव पे हैं, ये नाव पे बैठे हुए, नाव पे भाग रहे हैं। जनरल डगलस इनका किनारे से ही, ये मान लो किनारा है, किनारे से ही जनरल डगलस इन पे गोली मार देता है। यहाँ पे ये भाग रहे थे, तो ये क्या होता है, जनरल डगलस ये क्या करते हैं, अब इनके पास कोई चीज़ नहीं था, या तो ये इनका डेथ हो जाता, लेकिन इन्होंने जो सपना देखा था आरा को फ्री करने का, जगदीशपुर को फ्री करने का, वो सपना नहीं पूरा हो पाता। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ से, बस मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता। अपने दाएं हाथ से ये अपने बाएं हाथ को काट देते हैं, समझ रहे हो, तलवार निकालते हैं, दाएं हाथ से बाएं हाथ को काट देते हैं और बोलते हैं, हे गंगा मैया अर्पण कबूल करो कि हे गंगा मैया, ये जो प्लीज एक्सेप्ट दिस हम्बल गिफ्ट फ्रॉम योर बिलव्ड, ये जो मेरा गिफ्ट है अर्पण कर रहा हूँ, इसे कबूल करिए। इसके बाद क्या होता है, 23 अप्रैल 1958 को अपना जो सपना था इनका, जगदीशपुर को ये जीत जाते हैं, किसे हराकर, ली ग्रांट को हराकर। लेकिन जैसा पता है आपको, इन्हें अपना हाथ काटना पड़ा था, उसी की इंजरी के कारण 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त होते हैं, इनका डेथ हो जाता है। इसके बाद इस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं अमर सिंह, जो कैमूर हिल्स में थे। लेकिन फिर क्या होता है, नवंबर 1858 में ब्रिटिश पूरी इंडिया पे फिर से कब्जा कर लेते हैं और अमर सिंह को भी पकड़ लिया जाता है। जो मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएगा इंडिया लेवल से, तो यही आएगा कि कहाँ पे कौन लड़े थे। बिहार से बाबू कुंवर सिंह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर एंड बख्त खान, कानपुर नाना साहब, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। ये नाम आपको याद करना है। एक बार आप इसे भी पढ़ ले कि किसने कहाँ पे ऑपरेस किया था। अगर बीपीएससी को कट ऑफ कम करने का मन होगा तो एक क्वेश्चन पूछेगा, और आप अगर इसमें 5 मिनट दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस टेबल से ही पढ़ लें और इसे मतलब कि आप 1 नंबर अगर आ रहा है फ्री में तो क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कांग्रेस का, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस एंड बिहार, कि कांग्रेस कैसे बना और बिहार में क्या क्या होता है कांग्रेस में। पूरा आप इवेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ कि एओ ह्यूम, इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ने यहाँ पे गोकुल दास संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में क्या बनाया, नेशनल कांग्रेस बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, INC। एओ ह्यूम को कहा जाता है, एक थ्योरी है जो कि आप सुने होंगे कहीं ना कहीं, तो आप सुन रखा होगा आप लोगों ने, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अगर इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो INC के फाउंडेशन से, जब फाउंड हुआ था INC तब से। इसमें थ्योरी में था ना कि ऐसा कुछ लोगों का मानना था कि एओ ह्यूम ने जानबूझकर, एओ ह्यूम सिविल सर्वेंट था, तो एओ ह्यूम ने जानबूझकर क्या किया कि एक ऐसा मंच दे दिया लोगों को, ऐसा स्टेज दे दिया जहाँ से लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके। ऐसा क्या होता था, रिवॉल्ट हो रहा था कहीं ना कहीं, हर जगह पे रिवॉल्ट हो रहा था। तो इस रिवॉल्ट में क्या हो रहा था कि लोग मर रहे थे, अंग्रेजों को मारा जा रहा था, अंग्रेज डर रहे थे। इस कारण इसने ऐसा एक दे दिया, एक स्टेज दे दिया जहाँ पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, अंग्रेजों को पता रहे ये क्या सोच रहे हैं और इनके खिलाफ अच्छे से प्लान किया जा सके। तो इस तरीके से पूरे इंडिया को स्टेबल करने के लिए इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, जो कि एक मतलब एक थियरी है, जो कि क्वेश्चन आता है, जो कि सच्चाई नहीं है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम भी किया, आगे आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आपको जो वीडियो है आपका 1 शॉर्ट वीडियो, उसमें आप जाकर देखें कैसे मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट सबने अच्छा काम किया। तो ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट मीटिंग वाज शेड्यूल्ड इन पुणे, ये पुणे में शेड्यूल था, लेकिन वहाँ कॉलरा फैल जाता है, यही कॉलरा जिससे बिरसा मुंडा का भी डेथ हुआ था 1900 में। इसके लिए इसे बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको याद रखना पुणे था लेकिन बॉम्बे चला गया। हो सकता है इसमें आपसे 90% लोगों को ये बात नहीं पता होगी, पहले पुणे शेड्यूल था लेकिन फिर बॉम्बे चला गया। ऐसे ही क्वेश्चन जब स्टेटमेंट में पूछ देता है ना बीपीएससी, तो लोग उसे काट देते हैं कि नहीं बॉम्बे में ही होगा ना, बॉम्बे वाज ए बिग सिटी, ऐसा नहीं है। तो अब क्या इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को ये बना। ये डेट आपको याद करना है, ये डेट कभी भी आ सकता है, मेंस में भी लिखिए, हर जगह लिखिए इस डेट को। प्लेस क्या था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बॉम्बे।
नेमिंग किसने किया? इंडियन नेशनल का नाम किसने दिया? दादा भाई नेहरू जी। फर्स्ट प्रेसिडेंट WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट सेक्रेटरी एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। इनिशियल मेंबर 72, वाइसराय कौन थे उसमें? लॉर्ड डफरिन। अब यहाँ पे आते हैं, ये 72 डेलीगेट्स आए थे जिसमें बिहार के कोई नहीं थे, याद करना है, बिहार से 0। सेकंड बार क्या हुआ? जब हुआ तो 31 डेलीगेट बिहार से आए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस, आप बताइए सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ हुआ था? मुंबई के बाद कौन सा बड़ा शहर में हो सकता है, आप ये सोचिए। और इसके बाद ये बताइए सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ हुआ था जिसमें 31 डेलीगेट्स गए थे बिहार में। मैं एक हिंट देता हूँ, ये बिहार से नज़दीक था इसलिए ज़्यादा लोग जा पाए थे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में 3 सेशन हुआ, जो कि अभी झारखंड में थर्ड वाला। 27 सेशन हुआ 1912 में बांकीपुर पटना में RN मधोलकर के चेयरमैनशिप में। 37 सेशन 10 साल बाद 1922 में गया में चितरंजन दास। ये आपका स्वराज पार्टी यहीं पे स्वराज पार्टी बनाने की बात होती है, आगे वो पढ़ेंगे। 54 सेशन फिर होता है 1940 में रामगढ़ में, जो कि अभी रांची के पास है, जो कि झारखंड में पड़ता है, जिसके कि चेयरमैन थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ एक और रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा टाइम तक ये चेयरमैन रहे थे INC के। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्शन नहीं हुआ सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसके बाद ये चेयरमैन रह ही गए, फिर लास्ट में हटते हैं, JB कृपलानी बनते हैं आज़ादी के समय पे। ये आप पढ़े होंगे, इन सब चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं इंडियन हिस्ट्री में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जो कि आप कहीं से आप पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को, ये डेटा है। यहाँ पे मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाला बार बार आता है कि कौन सबसे ज़्यादा सर्विंग थे चेयरमैन, तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद करिए, बीपी से भी पूछ सकता है। अब देखते हैं बांकीपुर सेशन जो 1912 हुआ, उसमें क्या हुआ? RN मुधोलकर चेयरमैन थे, पता है आपको। सचिदानंद सिन्हा सेक्रेटरी थे, इस सवाल यहाँ से बनता। मजरूल हक बाजदा बेलकमर, ये सब चीज़ें हैं। ये यहीं पे एओ ह्यूम को फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस भी बोला गया। एओ ह्यूम को पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल जो था साइन, यहाँ पे हुआ कि फाउंडिंग फादर ऑफ कांग्रेस बोला जाएगा। और यहाँ पे कांग्रेस का जो फी था वो 5 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया। उस समय का सोचिए 5 रुपये कितना ज़्यादा होता होगा। तो कांग्रेस ना पहले, मतलब ये गलतियाँ कांग्रेस में हुई थी मॉडरेट्स के टाइम पे, ये 5 रुपये बहुत ज़्यादा फी था, इसे 1 रुपया क्या गया, बाद में तो कुछ पैसे में भी कर दिया गया था। तो चलिए अब आते हैं सेकंड गया सेशन 1922 का, चितरंजन दास जो प्रिसाइड किए थे। तो इसमें क्या होता है कि कांग्रेस पे ये इशू हो जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने के इशू पे यहाँ पे बहुत बड़ा बवाल होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाया जाना चाहिए था या सही था गांधी जी का कि इसे बंद कर देना, इस फैसले पे होता है। ये इसमें एक मतभेद हो जाता है। इसी में जो मेन चीज़ होता है जिस पे क्वेश्चन बनता है कि स्वराज पार्टी बनाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, देयर वाज ए कंसेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन। पहले कांग्रेस ने मना कर दिया, कांग्रेस एज ए ग्रुप ने मना किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर इन दोनों ने कहा कि नहीं, अगर हम असेंबली के बाहर से लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो असेंबली के अंदर वो तो कोई भी एक्ट कोई भी बिल पास करा लेता है, तो इसके लिए हम अंदर से लड़ाई करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि सीट्स जीतेंगे, असेंबली में बैठेंगे, सेंट्रल जो असेंबली है उसमें बैठेंगे और उस बिल्स को अपोज करेंगे। वहाँ पे जो वहाँ पे ये लोग जो भाषण देते थे ना, इन लोगों ने इसमें बहुत सक्सेस पाया। ये जो भाषण देते थे ना, वो न्यूज़पेपर में प्रिंट होता था, वो न्यूज़पेपर इंग्लैंड में छपता था, इंग्लैंड और US में जाता था कि ऐसा ऐसा बिल आया, इसके खिलाफ। जैसे बिल के पॉजिटिव्स तो अंग्रेज बता देते थे, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स था वो ये लोग बताते थे पार्लियामेंट असेंबली के अंदर से, और फिर वहाँ पे ये छपता था। और फिर ये होता था कि इन लोगों ने बहुत सारे बिल्स को पास होने से रोका, जैसे इसमें पीपल सेफ्टी बिल, ये सब जो है ना पब्लिक सेफ्टी वाला, तो ये सब बहुत सारे बिल थे जिसे इन्होंने रोकने की कोशिश की। कुछ में सक्सेस मिला, कुछ में नहीं भी सक्सेस मिला। तो ठीक है, इसके बाद क्या होता है, रामगढ़ सेशन आता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कराते हैं इसे। और ये था कि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डिसीजन था ब्रिटेन का कि इंडिया भी एज ए पार्ट है, उसका अपोज किया गया यहाँ पे। इसी में क्या हुआ कि मीटिंग वाज हेल्ड अगेंस्ट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड सजानंद सरस्वती। यहाँ पे इन्होंने किसानों के लिए एक ग्रुप इन्होंने बनाया था, जो कि यहाँ पे था कि इनका ऐसा मानना था कि कांग्रेस जो है खुल के किसानों को सपोर्ट नहीं कर रही है, इसमें जमींदार भी बहुत सारे हैं, इसलिए किसानों के लिए खुल के सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए ऐसा एक मीटिंग हुआ कांग्रेस के अगेंस्ट, जिसका बहुत ज़्यादा इससे कोई सवाल बनेगा नहीं, बस आपको याद करना चाहिए कि अगर पूछ दिया स्टेटमेंट हो तो याद करिए। अब आते हैं हम लोग पार्टीशन ऑफ बंगाल पे। इसमें क्या था, ये अनाउंस हुआ 20 जुलाई 1905। ये डेट आपको याद करना है, इस डेट को आप मिस नहीं कर सकते, ये डेट हमेशा याद करना है आपको। लॉर्ड कर्जन वायसरॉय सबको पता है। और ये एक्शन ये इफेक्टिव कब हुआ, अनाउंसमेंट तो था, वो इफेक्टिव हुआ 16 अक्टूबर 1905 को। ये ब्रिटिशर्स ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, लेकिन सच्चाई क्या था कि नेशनलिज्म को तोड़ना चाहते थे एंड डिवाइड एंड रूल। अगर ऐसे ऑप्शंस हैं तो आपको बना देना, लेकिन ऑफिशियल रीजन ये नहीं देना, ऑफिशियल रीजन देना है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जो कि ब्रिटिशर्स ने बताया था। रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया दरभंगा में, जो इंस्पायर्ड किसके द्वारा था, प्रिंसिपल सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ये जो थे ये प्रिंसिपल थे सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ये नाम याद करें, अब तक नहीं पूछा गया है तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा, TRE में तो एकदम ही पूछा जा सकता है। तो ये आप नाम याद करें, दरभंगा से सतीश चंद्र चक्रवर्ती, जिन्होंने रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए इंस्पिरेशन दिया।
एक और बनता है बिहारिया स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। बिहारिया स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं आपके किरण सिंह के साथ मिलकर के। कौन बनाते हैं आपको देखिए मैं दिखाता हूँ, तो मैं लास्ट में बताता, लेकिन चलिए मैं अभी आपको एक रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ कि श्री कृष्ण सिंह एंड श्री तेजेश्वर प्रसाद, श्री किरण सिंह एंड श्री तेजेश्वर प्रसाद जो है वो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बनाते हैं 1906 में। याद कर लीजिए, किरण सिंह एंड तेजेश्वर प्रसाद। ऐसे मैं लास्ट में फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन हाँ तब तक के लिए आप याद कर लीजिए इस चीज़ को। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ तो ये बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बन गया। और ये जो था आपका पार्टीशन जो था ये कैंसिल होता है कब? 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो अब चलते 12 दिसंबर 1911 क्या हो रहा था? ये हो रहा था आपका दिल्ली दरबार। यहीं पे बिहार भी बनता है, बिहार बंगाल से अलग होकर बनता है। अब सेकंड बनते हैं मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस को देखते हैं 1908। इसमें क्या होता है मैं आपको कहानी बताता हूँ। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो थे ये क्या करते हैं, जज किंग्सफोर्ड, एक जज था किंग्सफोर्ड, मतलब एक एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो होता है ना रेसिज्म करता था वो, कि ठीक है इंडियन है इसे सजा दे दो। पूछता ही नहीं था उसने क्या किया नहीं किया। अच्छा अंग्रेज है, अंग्रेज ने इंडियन को मारा, ठीक है इंडियन की गलती होगी, इंडियन को सजा दे दो। इंडियन ने अंग्रेज को मारा, ठीक है इंडियन को सजा दे दो। उसे कोई मतलब नहीं था, कोई सबूत नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, ये रेसिज्म से भरा हुआ था। तो इसे बोला गया अब इसे कहा इसे तो मारना पड़ेगा। तो खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने क्या किया कि प्लान किया कि इसे 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में इसे मारेंगे, बॉम्ब फेंक देंगे इसकी कार पे और ये मर जाएगा। इन लोगों ने बॉम्ब फेंक भी दिया, लेकिन इन्हें मतलब जजमेंट में इनकी गलती हुई कि वो कार इसका नहीं, ये कार था प्रिंजल केनेडी का। और प्रिंजल केनेडी कौन था? एक ये थे सिंपैथाइजर ऑफ इंडियन का, मतलब इंडियंस के दोस्त थे, इंडियंस की हेल्प करते थे कि ठीक है मुझे लग रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है ऐसा, मतलब सिंपैथाइजर थे इंडियन काउज के। तो इनकी वाइफ और डॉटर का डेथ हो जाता है, जो कि इनोसेंट थे, इनकी कोई गलती नहीं थी। इसके बाद क्या होता है, जब ये बॉम्ब फेंकते हैं तो ये भाग जाते हैं समस्तीपुर वाया रेलवे लाइन, इसी गिल्ट में कि मेरे हाथों से 2 निर्दोष लोगों का जान गया। मतलब इस लेवल पे ये लोग इतने महान थे ना, इतने कम एज में, कि इसलिए इन्होंने सुसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे पकड़े जाना है, सजा होगा, इससे अच्छा है कि मैंने जो गलती की सजा मुझे अभी मिले। इन्होंने मोकामा में प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने सुसाइड कर लिया। और खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं पूसा में, जिन्हें फांसी हो जाती है 11 अगस्त 1908 को एट द एज ऑफ 18। उसमें का जुडिशरी आप देख रहे हैं, 30 अप्रैल को घटना होता है और 11 अगस्त को फांसी भी दे दी जाती है। मतलब इंडियंस के खिलाफ इतना ज़्यादा वहाँ पे मतलब दिक्कतें हो रही थी। अब बात करते हैं होम रूल मूवमेंट की। इसमें मद्रास अद्यार में शुरू करते हैं कौन? एनी बेसेंट। और पूना में बाल गंगाधर तिलक। बिहार में क्या होता है, ये तो हो गया इंडिया की बात। बिहार में 16 दिसंबर 1916 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मौलाना मजरूल हक, यहाँ पे मौलाना मजरूल हक के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग होता है और यहाँ पे होम रूल की बात होती है। इसका सेक्रेटरी क्यों बनाया जाता है? होम रूल लीग जो यहाँ पे बना उसका सेक्रेटरी कौन हुए? चंद्रबंशी सहाय एंड वैद्यनाथ नारायण सिंह। ये सब नाम आप याद कर लीजिए, चंद्रबंशी सहाय एंड वैद्यनाथ नारायण सिंह। ये इन नामों से क्या होगा ना, आपको याद इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और मैं जो आपको गारंटी दे रहा हूँ ना कि इससे बाहर नहीं आएगा बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री, इसीलिए मैंने अलग अलग बुक से सारी चीज़ों को छाट कर लाया। और कुछ बुक्स का मैं वो पेज भी डाल दिया क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट है। जो पेज आपका बुक का है ना, लास्ट में 4 पेजेज मैंने डाले हैं बुक का, उसमें ना सिर्फ फैक्ट और डेटा है, उसमें कुछ नहीं है बोलने के लिए। तो मैं बस उसे पढ़ दूंगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ आपको याद करना। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान, राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। राय बहादुर यहाँ पे एक टाइटल दिया जाता था, इनका नाम था पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। तो आपको याद करना सेक्रेटरी कौन थे? चंद्रबंशी सहाय एंड वैद्यनाथ नारायण सिंह। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान एंड राय बहादुर पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। एनी बेसेंट पटना 2 बार आई थी, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन, फिर से पूछा जाएगा। 18 अप्रैल और 25 अप्रैल 1918 में, 18 अप्रैल और 25 अप्रैल। सेल्फ रूल का मतलब क्या था इनका? ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है। सेल्फ रूल, ये ब्रिटिश से आज़ादी नहीं चाहते थे, ये क्या चाहते थे? सेल्फ रूल इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे वाइल रिमेनिंग अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश एम्पायर में रह करके चाहते थे कि सेल्फ रूल इन्हें मिले। तो आप समझ रहे हैं, ब्रिटिश एम्पायर से अलग नहीं चाह रहे थे। तो ये आपको याद रखना है। स्वराज अलग था, समझ रहे हैं, 1929 वाला, उसमें चाहते थे कि अलग करो, समझे। 1930 में जब हुआ था, बोले अलग होना चाह रहे थे तब से। उससे पहले ये लोग चाह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनली हमें ज़्यादा पावर दिया जाए बस। अब बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह का। यहाँ से शुरू होता है न्यू फेज, गांधीयन फेज जिसे कह सकते हैं। इसके सारे फैक्ट्स को आपको याद करना, अच्छे से याद करना। चलिए शुरू करते हैं। ये तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ तिनकठिया क्या था? 3/20, 67 या 66 में डायरेक्ट यही पूछ दिया गया था। तिनकठिया क्या था? 3/20। ठीक है, बता दो पहले 3/20 से पहले यहाँ पे
एक पहले भी कुछ रूल था इनका, तो उसे चेंज करके जब 3/20 किया गया था तो इन लोगों को बहुत बुरा लगा था, इसीलिए इन्होंने रिवॉल्ट शुरू किया था। तो ये इंडिगो के लिए था। इन्हें कहा जाता था 3 कठिया सिस्टम में कि आपको मतलब 20 कट्ठा जैसे अभी होता है बिहार में, आप लोगों को पता होगा 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है। तो बोलेगा 1 बीघा में 3 कट्ठा पे आपको इंडिगो उगाना है। इंडिगो उगाने से क्या होता था, जो ज़मीन है वो बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी। और यहाँ पे इंडिगो का इन्हें प्राइस भी सही नहीं मिलता था, जो मन है वो प्राइस देंगे और आपको इन्हीं की शर्तों पे इन्हें बेचना होगा। इसी के लिए ये जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। जब गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं तो इन्हें सेक्शन 144 के तहत इन्हें बोला जाता है कि आपको यहाँ से जाना होगा। जब ये नहीं जाते तो इन्हें 100 रुपये फाइन दिया जाता है, ये पे नहीं करते तो मजिस्ट्रेट खुद ही इनका बॉन्ड भर देता है, बोलता है ठीक है रहो। तो अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड पे कि चंपारण सत्याग्रह का बैकग्राउंड क्या था। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग 1916 में चलते हैं, लखनऊ सेशन चल रहा होता है। तो अब आपको बताना है कि लखनऊ सेशन के चेयरमैन कौन थे, उसमें प्रेसिडेंट मतलब प्रिसाइड कौन कर रहे थे। अब वो कमेंट में बताना, याद से कमेंट करें, सिर्फ इसे नहीं कमेंट करें। आप लगभग सारे सेशन को पढ़ जाएंगे कौन कब प्रिसाइड किए, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से टिक मार सकें। ईपीएफओ के पेपर में पूछा गया था कि 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो चेयरमैन कौन था एएनसी के, तो ऐसे क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। अब क्या हुआ, राजकुमार शुक्ला वहाँ गए। ये कहाँ के थे, ये मुरली भरावा गाँव से थे, मुरली भरावा गाँव से थे, जो कि वेस्ट चंपारण में पड़ता है। ये वहाँ जाते हैं और इनके साथ ब्रज किशोर प्रसाद एक प्रपोजल प्रेजेंट करते हैं लखनऊ सेशन में कि कैसे चंपारण में किसानों को सताया जा रहा। तो क्या होता है, अब गांधी जी बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। ये राजकुमार शुक्ला बोलते हैं कि आप वहाँ ये विजिट करिए, तो बोलते ठीक है मैं आता हूँ। ये कलकत्ता से निकलते हैं पटना का पहुँचते हैं 10 अप्रैल 1917 को। फिर पटना से चंपारण निकलते हैं 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचते हैं। अब ये पहले बात करते हैं जेएम विल्सन से। जेएम विल्सन कौन है, सेक्रेटरी ऑफ प्लांटर्स एसोसिएशन। जो सेक्रेटरी ऑफ प्लांटर्स एसोसिएशन से पहले इससे मिलते हैं कि ठीक है देखो भाई ऐसा ऐसा दिक्कत चल रहा है, तो क्या है तो बैठ के सुलझा लेते हैं मैटर, क्या दिक्कत है, जो बोल रहे हैं उनका बात मान लो, थोड़ा तुम भी झुको, थोड़ा ये भी अपना बात थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है मान लिया जाएगा सब कुछ। जेएम विल्सन बात ही नहीं करता, कहता ठीक है मुझे क्या मतलब, हो गया। यहीं पे बत्तख मियाँ वाला इवेंट होता है जो बार बार बीपीएससी पूछता है। किसे कहा जाता है कि खाने में जहर मिला दो, ये गांधी जी को बता देता है कि देखिए आपको खाने में जहर मिलाने के लिए बोल रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन था, ये भी क्वेश्चन आता है। WJ हार्टकॉक थे। ये नोटिफिकेशन देते हैं इन्हें कि आप यहाँ से 15 को पहुँचे थे चंपारण, 16 को कि आप चंपारण छोड़ के चले जाओ। अब क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है सेक्शन 144 के अंदर, जो मैंने ऊपर बताया। लेकिन फिर इनका 100 रुपया फाइन होता है, 100 रुपया फाइन जमा नहीं करते हैं। मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर इन्हें अरेस्ट करेंगे तो बात हाथ से निकल जाएगी, बहुत बड़ा रिवॉल्ट हो सकता है। अंग्रेज उसमें तैयार नहीं थे रिवॉल्ट के लिए, समझ रहे हैं क्यों नहीं तैयार थे, इसके पीछे कहानी भी है। ये कब हुआ, 1917 में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था, 1914 से 18। तो मतलब समझ रहे हैं ना, वो तैयार नहीं थे रिवॉल्ट के लिए, इसलिए उन्होंने कहा इसे कि गांधी जी को रिलीज कर देते हैं। 21 अप्रैल को रिलीज कर दिया गया। अब गांधी जी क्या किया, रिलीज होने के बाद इन्होंने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन किया अपने लोगों के साथ मिलकर, इसमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, आपके ये राजकुमार शुक्ला थे, और भी लोग थे। मैं एक लिस्ट मैं नीचे डाला हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। तो सबके साथ मिल करके ये एक वो करते हैं कि ठीक है हम लोग अपना एक करते हैं, एक सर्वे करते हैं। इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने। इसका रिपोर्ट 13 मई 1917 को इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार उड़ीसा थे उन्हें दिया। अब क्या हुआ, अभी चीफ सेक्रेटरी ने बोला ठीक है अब तो एक कमेटी बनाना होगा, क्योंकि इसमें सारे रिपोर्ट थे वो मतलब जो चंपारण के जो फार्मर्स थे उन्हीं के सपोर्ट में था। तो ये बनता है चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसके चेयरमैन बनता है FG सलाई। FG सलाई कौन थे, मध्य प्रदेश के कमिश्नर थे। इसके मेंबर्स कौन कौन थे ये याद कर लीजिए आप, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड, NG रैनी। ये नाम आपको याद करना है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड, NG रैनी। इसमें क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 3 कठिया सिस्टम एबॉलिश कर दिया गया और 25% ऑफ इलीगल कलेक्शन फ्रॉम द फार्मर्स को रिटर्न किया गया। जैसे जो फाइन इनसे लिया गया था ना, टैक्स कलेक्शन किया गया था, उसका 25% कहा गया कि आप जो भी इलीगल आपने लिया है वो रिटर्न करो। पूरा रिटर्न नहीं कर सकते थे, 25% रिटर्न करो। और ये था फर्स्ट सत्याग्रह। और एक मैं चीज़ बताता हूँ, ये क्या था, चंपारण। C फॉर चंपारण एंड C फॉर सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए।
अब राजकुमार शुक्ला के बारे में पढ़ते हैं। इनका बर्थ हुआ 23 अगस्त 1875, डेथ हुआ 20 मई 1929, और प्लेस क्या था, मुरली भैरवा, वेस्ट चंपारण। और जो सपोर्टर्स थे गांधी जी के चंपारण में, हमेशा क्वेश्चन आता है 5 नाम दिया जाएगा, बोलेगा इसमें कौन सपोर्टर थे, उसमें से एक जेपी नारायण का नाम रहता है जो कि उसमें नहीं थे। तो इस तरीके से आपको याद क्या क्या कर लेना है, ये देखिए, राजकुमार शुक्ला, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, एन सिंह, अनुरा नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा एंड धरणीधर। ये नाम आपको याद करना है। अब इसी के साथ जैसे कि आपका चंपारण, आपको बिहार का मैप फिर मैं लेके चलता हूँ, ऐसे है। तो यहाँ पे अगर चंपारण है, दरभंगा कहाँ पे, यहाँ पे यहीं पास में। तो इसी से इंस्पायर होकर के, चंपारण सत्याग्रह से इंस्पायर होकर के यहाँ पे दरभंगा किसान मूवमेंट होता है 1919 टू 1921। यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स और मधुबनी, दरभंगा मधुबनी कहाँ है, इसके जस्ट ऊपर, ये मधुबनी या दरभंगा है, दोनों में बहुत ही कम डिस्टेंस है, आधे घंटे का डिस्टेंस है लगभग, बाई बस आधे घंटे में। तो मधुबनी और दरभंगा के जो किसान प्रोटेस्ट करते हैं इंक्रीज रेट ऑफ रेंट। यहाँ पे जो राज था, यहाँ जो ये जो एरिया है, ये दरभंगा राज के अंदर आता था। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी विद्यानंद ये दरभंगा राज के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट करने की कोशिश करते हैं, ये एक तरीके से मूवमेंट चलाते हैं, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही कम समय के लिए होता है। क्योंकि दरभंगा राज इनकी बातों को मान लेते हैं, पूरी बात तो नहीं मानते, लेकिन कुछ कुछ बातों पे इन्होंने कंसेशंस देने को तैयार हो जाते हैं, और ये कहते हैं ठीक है अभी के लिए तो इतना सही है, चलो सही है। इसलिए ये रिवॉल्ट जो है दरभंगा किसान मूवमेंट, ये बहुत ही 1921 में ही खत्म हो जाता है। और इसमें बस आपको नाम याद करना है, दरभंगा किसान मूवमेंट से स्वामी विद्यानंद, बाकी कुछ नहीं याद करिए, बस याद कर लीजिए स्वामी विद्यानंद, दरभंगा किसान मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक आता है बकास्त किसान मूवमेंट, ये 37-38 में चल रहा है। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती आ चुके हैं अभी। ये जमींदारी सिस्टम का अगेंस्ट होता है। जो वहाँ पे था ना कि लोगों को ये कांग्रेस के खिलाफ सहजानंद सरस्वती और सुभाष चंद्र बोस ने एक मीटिंग किया, ये इसी का इवेंट है, यही कनेक्शन है। जमींदारी सिस्टम के खिलाफ स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बकास्त मूवमेंट शुरू किया जाता है। इसमें इनको हेल्प किसने किया, यदुनंदन शर्मा गया से, यमुना कारजी, दरभंगा एंड सारण, राहुल संगीतान अनवारी, इसे अंबारी भी बोला जाता है, आगे मैं बताऊंगा। तो ये नाम आपको याद करना है। आगे मैंने एक ऐसे लिख भी दिया एक जगह पे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं किसान सभा का। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से शुरू करते हैं अब हम किसान सभा को। तो किसान सभा, चलिए इसका मैं चेंज कर देता हूँ कलर। किसान सभा में क्या होता है कि 22-23 में मुंगेर में अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ शाह मोहम्मद जुबैर, ये किसान सभा बनता, जो कि इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं श्री कृष्ण सिंह, और सेक्रेटरी होते हैं सिद्धेश्वरी चौधरी एंड नंद किशोर सिंह। ये जो किसान सभा बनता है ना, इसका ये इनफॉर्मल होता है। तो आपको ऐसा कभी क्वेश्चन है ना कि मुंगेर में जो किसान सभा बना था उसके चेयरमैन कौन थे, तब आपको इसे मारना। नॉर्मल किसान सभा पूछते तो आपको इस पे आना है, फॉर्मल किसान सभा, जो कि बिहटा पटना में बना था 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो आपको इस तरीके से याद करना है कि अगर मुंगेर 1922-23 का बात करें तब तो आपको इस फैक्ट पे आना है, लेकिन अगर नॉर्मल किसान सभा सिर्फ लिखे तो आपको इस फैक्ट पे आना है। और नवंबर 1929 में क्या होता है, प्रोविंशियल किसान सभा बनाया जाता है। कहाँ, इसका पहला मीटिंग कहाँ होता है, सोनपुर में, सोनपुर मेले में इसे बनाया जाता है। चेयरमैन कौन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एंड सेक्रेटरी कौन है, श्री कृष्ण सिंह। अब यहाँ पे आता है जो मैंने बताया कि जो किसान सभा से जुड़े लोग थे, इसका आप एक बार नाम याद कर लीजिए। कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, यदुनंदन शर्मा गया, यमुना कारजी दरभंगा और सारण, राहुल संगीतारण अंबारी जो कि सिवान में, ठीक है। अब बनता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। वहाँ बन गया, क्या बन गया यहाँ पे आपका, प्रोविंशियल किसान, फॉर्मल किसान सभा बना, फिर प्रोविंशियल किसान सभा बना। अब जो मेन इंपॉर्टेंट, जिससे बार बार सवाल आता है इससे, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, इसका क्या होता है कि आपका जो है इसका 1934 में इसका, एक सेकेंड कहाँ गया, यही आपका बिहार प्रोविंशियल किसान सभा था। ये जो है ना, ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा था, जिसका पहला मीटिंग होता है सोनपुर फेयर में, और इसका जो सेकंड मीटिंग होता है ये पुरुषोत्तम दास टंडन के चेयरमैनशिप में होता है। कहाँ होता है, गया में। ये गया है, बहुत जगहों पे आपको मुंगेर भी दिखा मिलेगा, लेकिन ये मेजॉरिटी जगहों पे गया लिखा हुआ। तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का जो सेकंड मीटिंग होता है 1934 में, वो होता है गया में। पहला मीटिंग कहाँ होता है, सोनपुर में, सोनपुर मेले में हुआ था। और थर्ड मीटिंग 1835 में कहाँ होता है, हाजीपुर में, अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आप इससे क्या याद कर लिए, इसे याद कर लिए, ये इनफॉर्मल किसान सभा शाह मोहम्मद जुबैर, फॉर्मल किसान सभा बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती, फिर जो मेन इंपॉर्टेंट है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कहाँ बना, सोनपुर मेले में। चेयरमैन स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेक्रेटरी श्री कृष्ण सिंह, और उसके बाद सेकंड मीटिंग गया पुरुषोत्तम दास टंडन, थर्ड मीटिंग हाजीपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती। अब नवंबर 1936 में क्या होता है कि मुंगेर बरहिया टाल में कार्यानंद शर्मा लैंड रॉड ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई करते हैं।
अगर आपको याद है कार्नल शर्मा, बरहिया टाल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। 11 अप्रैल 1936 को ऑल इंडिया किसान सभा बनाया जाता है, जो कि अब तक बिहार में चल रहा था, अभी इंडिया में फैलेगा और बनेगा ऑल इंडिया किसान सभा, लखनऊ में बनेगा। और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है फिर इसके प्रेसिडेंट, चेयरमैन जो बोलिए वो बनते हैं, और सेक्रेटरी बनते हैं NG रंगा। ठीक है, ये आपको याद करना, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सेक्रेटरी NG रंगा और चेयरमैन स्वामी सहजानंद सरस्वती। और बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के कौन थे? बिहार की पहला मीटिंग सोनपुर स्वामी सहजानंद सरस्वती के अंदर, सेक्रेटरी श्री कृष्ण सिंह। और सेकंड मीटिंग पुरुषोत्तम दास टंडन के अंदर गया। थर्ड मीटिंग हाजीपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अंदर। ये सब चीज़ें आपको बस याद करना, मैं बार बार इसलिए याद कर रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रोमिनेंट कंपोजिशन ऑफ सहजानंद सरस्वती। ऐसे बहुत सारे कंपोजिशन जो बार बार बीपीएससी पूछता है, तो आप याद करिए। हुंकार, किसान क्या करे, जहाँ जहाँ किसान दिख रहा है सब सहजानंद सरस्वती को मार देना टिक। तो आपको जैसे ही स्वामी सहजानंद सरस्वती लिखा हुआ और कोई किसान की बात हो, टिक मार दीजिए। किसान कैसे लड़ते हैं? झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय पे कुछ आ चुका है। जमींदारी का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संघर्ष, कर्मकलाप। अब बात करते हैं, अब आ जाते हैं नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। खिलाफत मूवमेंट ये 1919 से 23 तक चला। ये टर्किश कैलिफ के लिए हुआ था। इसमें क्या हुआ था ना कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये टर्की हार जाता है। टर्की हारता है क्यों? क्योंकि ओटोमन एम्पायर क्या था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ाई किया था, तो ये हार जाता। तो ये लोग कहते हैं ना ह्यूमिलिएट करते हैं, टर्किश कैलिफ को ह्यूमिलिएट करते हैं और बोलते हैं कि टर्किश कैलिफ से सारे पावर्स को छीन लिया जाएगा। तो इसके खिलाफ इंडिया में जितने मुस्लिम थे ना, उन्हें लगता है कि ये उन पर अटैक है, क्योंकि कैलिफ को ये लोग बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे। आपको याद होगा ये इल्तुतमिश की कहानी, अगर आपने मिडिवल पढ़ा तो, कैसे यहाँ पे कोई रूल करता था ना, तो कैलिफ से इनके लिए एक चिट्ठी आता था कि ठीक है तुम रूल कर सकते हो इंडिया पे, ऐसा होता था। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इंडिया में पूरे में हो गया कि अब इसके खिलाफ लड़ाई करना है, जो कि ह्यूमिलिएटिंग जो ट्रीटमेंट हो रहा था वहाँ पे टर्किश कैलिफ का। तो नेशनल लेवल में मोहम्मद अली, शौकत अली और गांधी जी इसके लीडर्स थे। और नवंबर, अब बात करते हैं बिहार का। नवंबर 1919 में मीटिंग एक होता है पटना में, जिसके चेयरमैन थे हसन इमाम। नाम याद करना, हसन इमाम बहुत जगहों पे आएंगे, याद करना आपको। मजरूल हक, हसन इमाम बहुत जगहों पे आएंगे। इन दिस से कॉल वाज गिवन टू बॉयकॉट पीस सेरेमनी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत जगहों पे पीस सेरेमनी हो रहा था, उसे बॉयकॉट करने की बात किया गया था इसमें। अब बात आती है मार्च 1920 पे। ऑल मुस्लिम्स ऑफ बिहार वेंट ऑन स्ट्राइक। ये अच्छा सवाल है, अभी तक नहीं पूछा गया कि कब गए थे स्ट्राइक पे। 19 मार्च 1920। बिहार को इधर ना बहुत ज़्यादा डेट पूछने का मतलब एक नया ही आदत हुआ, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें कि कभी भी डेट पूछा जा सकता है। तो ये मत कहिए कि डेट क्यों पूछ लिया, ये कभी भी पूछ सकता है, इसलिए आप तैयार रहें। लेकिन ये फिर 1923 तक ही इवेंट क्यों चलता है? क्योंकि वहाँ पे एक जो रूलर था मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या करता है, ये बोलता है कि हम जो ऑर्थोडॉक्स जो इस्लामिज्म है, इससे आगे बढ़ करके मॉडर्न लाइन्स पे हम इस टर्की को नया बनाएंगे। जो ओटोमन एम्पायर में जो टर्की है, इसे नया बनाएंगे। आप अगर कोई टीवी सीरीज या मूवी देखेंगे ना टर्किश, तो आप देखेंगे ना कि बहुत वो आपको मॉडर्न लगेगा। आपको लगेगा नहीं कि मतलब टर्की में ऐसा हुआ। टर्की के आसपास जो है ना वो बहुत ही कंजर क्या उसे बोल सकते हैं आप, ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, लेकिन टर्की एक है ना जो वेस्टर्न कल्चर को सबसे ज़्यादा अपनाया, समझे। तो ये जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये क्या हो गया, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के कारण ही हो सका। तो इसने क्या किया कि पोस्ट ऑफ कैलिफ को टर्की में ही एबॉलिश कर दिया, समझ गए। आज जब पोस्ट ऑफ कैलिफ ही नहीं रहा तो लड़ेंगे क्यों यहाँ के लोग, इसलिए ये रिवॉल्ट जो था, खिलाफत मूवमेंट था, वो खत्म हो गया 1923 होते होते। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 4 पेज ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें सिर्फ फैक्ट है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फैक्ट है। मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ, ये सब चीज़ें 5-6 पेज है, सिर्फ फैक्ट है, आपको इसे याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। हो सकता है आपको बोरियत लगे, लेकिन बात यही है ना कि मेंस वही लिखेगा ना जिसे प्री में बोरियत लगे। कोई मेंस में तो पूरा ही बोरियत है, आपको मेंस में ना पूरे पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद करना है। तो ये तो बोरियत का ही है, मेंस मतलब बोरियत है। तो आपको ये प्री में अगर बोरियत आप नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर आप कोई और फील्ड में चले जाओ, मतलब मेरा ये कहना है। बहुत चीज़ें हैं इंडिया में, तो आप उसमें चले जाओ। ये मतलब कि ये प्री पास करना बहुत मुश्किल होगा, किसका, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन बिहार। सितंबर 1920 में क्या होता है कि गांधी जी प्रपोज करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, किसमें? स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लाला लाजपत राय। नॉर्मली इनका मीटिंग दिसंबर में होता था, लेकिन एक स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता में, जिसमें कि ये गांधी जी बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 में जो नॉर्मल हुआ वो नागपुर में हुआ, स्पेशल कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता मेन एरिया था यहाँ, इसलिए स्पेशल हुआ। नागपुर में जो पहले से फिक्स था वो नॉर्मल से हुआ। CR दास प्रपोज ए प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन, इट वाज फुल्ली अप्रूव्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ C विजय राघवाचार्य। याद कर लीजिए इस नाम को, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि स्पेशल सेशन ऑफ कलकत्ता में किसने प्रपोजल दिया? गांधी जी ने। नागपुर सेशन में किसने दिया? CR दास ने। ये याद करिए दो चीज़ों को, दो नाम आपको याद होना चाहिए। इससे पहले बिहार में क्या होता है, जब 12th सेशन हो रहा था बिहार प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस भागलपुर में, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जी के चेयरमैनशिप में नॉन कॉपरेशन की पहली बार बात उठी थी। नवंबर 1920 में नसबंदी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था शाहबाद में। बस एक फैक्ट है, इसे आप याद कर लीजिए, अगर आया तो आया, इसे नहीं पूछा जाएगा, इसको जरूरी नहीं। इन द कोर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लीडर्स लाइक राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी एटसेट्रा विड्रॉ देयर नेम फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इलेक्शन। ये जो इलेक्शन हो रहा था इसे इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि ये एडवोकेट थे राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने अपना एडवोकेसी भी छोड़ दिया था। और इनके ब्रदर थे राय साहेब महेंद्र प्रसाद, इनका नाम था महेंद्र प्रसाद, नरेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रसाद। और ये थे राय साहब। राय साहब का टाइटल मिलता है जब कोई बहुत बड़ा पोस्ट कोई लेता था उसे मिलता था, तो उसमें ये पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट पे थे, तो इन्होंने इसी के लिए रिटर्न द टाइटल ऑफ राय साहब एंड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। इन लोगों ने, मतलब आज एक नौकरी नहीं छूटती लोगों से, मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने ये रिजाइन ही कर दिया पोस्ट से कि जाओ ठीक है, देश के लिए कुछ भी। तो अब ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नेशनल कॉलेज वर एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एजुकेशन। नेशनल कॉलेज बनाया गया कब? नॉन कॉपरेशन के टाइम पे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इसी के कैंपस में बना बिहार विद्यापीठ, जो कि इनोग्रेट किया गया गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1921। सारा फैक्ट है, मैं आपको ये दे दूंगा, सारा फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं आपको दिमाग लगाना है, बस रटना है। तो इसके कौन बने? चांसलर बने मजरूल हक, और वाइस चांसलर बने ब्रजकिशोर प्रसाद। अगर बिहार का क्वेश्चन है मजरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, ऐसा ऑप्शन है, तो आप एक बार के लिए रिस्क ले सकते हैं। चांसलर कौन थे? मजरूल हक, और वाइस चांसलर कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद। चलिए इसको एक बार अच्छे से याद करते हैं। नेशनल कॉलेज बना जिसके प्रिंसिपल बने राजेंद्र प्रसाद। नेशनल कॉलेज के ही कैंपस में बनता है बिहार विद्यापीठ बनता है 6 फरवरी 1921 को गांधी जी इनॉग्रेट करते हैं, जिसके चांसलर बने कौन? मजरूल हक, और वाइस चांसलर बने ब्रजकिशोर प्रसाद। एक बार फिर से, नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल कौन बने? नेशनल कॉलेज NCM के दौरान बना, इसके प्रिंसिपल बने राजेंद्र प्रसाद। नेशनल कॉलेज के ही प्रेमिसेस में, इसके कैंपस में बनता है बिहार विद्यापीठ को इनॉग्रेट किया गांधी जी ने 6 फरवरी 1921 को। इसके चांसलर बने मजरूल हक, और वाइस चांसलर बने ब्रजकिशोर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजरूल हक फिर से आए, देखिए ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन में मजरूल हक एस्टैब्लिश सदाकत आश्रम ऑन द लैंड डोनेटेड बाय हिज फ्रेंड खैरू मियाँ। खैरू मियाँ नाम हमेशा याद करिए, बत्तख मियाँ से BPSC शिफ्ट हो जाएगा खैरू मियाँ, मैं बता रहा हूँ। 71 में एक क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है जो कि पूछ सकता है BPSC है खैरू मियाँ का क्वेश्चन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सदाकत आश्रम कहाँ पे है? जब गांधी मैदान से ऑटो पकड़ के दिघा ये क्या है, कुर्जी तरफ आएंगे, तो आपको जब उधर से आप गांधी मैदान से आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा सदाकत आश्रम, आपको दिखेगा वहाँ पे कांग्रेस का कुछ, वहाँ पे आपको सिंबल वगैरह भी दिखेगा, और वहीं पे आपको सदाकत आश्रम भी दिखेगा उसी कैंपस। तो आप ये चीज़ कभी जाएँ तो आप ये चीज़ देखें और याद करें इस चीज़ को। अच्छा, मजरूल हक ने बनाया था ऐसा चीज़, जमीन किसने दिया था? खैरू मियाँ ने दिया था। ये चीज़ आपके दिमाग में आना चाहिए। और 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक स्टार्टेड पब्लिशिंग ए न्यूज़पेपर को नेम्ड द मदरलैंड। फिर से मजरूल हक का नाम आया, द मदरलैंड। एम फॉर मजरूल हक, एम फॉर मदरलैंड, याद करना, एम फॉर मजरूल हक, एम फॉर मदरलैंड। कोई ऑप्शन आए कुछ नहीं, एम से मजरूल हक, एम से मदरलैंड, ठीक है। सदाकत आश्रम से ही किया था इन्होंने नेशनल सेंटिमेंट को प्रोपेगेट करने के लिए। सदाकत आश्रम जाए तो आपको याद आना चाहिए पूरा। और आप जैसे आपको पता है BPSC पूरा बिहार का टूर कराता है, वो ट्रैवलिंग एजेंसी है, मतलब BPSC का एक तरीके से, जो कि आपको पूरे बिहार में सेंटर्स देता है ताकि आप पूरे बिहार को घूम सके। तो इसमें आपको कोई ना कोई, तो जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो, कोई ना कोई सदाकत आश्रम के बगल से गुजरेंगे तो जरूर याद करिएगा, तो मैंने भी बताया। 22 दिसंबर 1921 को क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन पटना, स्ट्राइक वर ऑर्गेनाइज इन पटना सिटी डेट डे। तो ये आप 22 दिसंबर 1921 याद कर लें, 22 दिसंबर 1921। ये हमेशा ये सब चीज़ें ना याद करना है आपको। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन 5 फरवरी 1922 गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन 12 फरवरी 1922। ये तो आपको याद ही होगा, आपने अगर वो नेशनल वाला देखा है मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको याद होगा 5 फरवरी 1922 और 12 फरवरी 1922। ये चीज़ है जो कहीं नहीं मिलता है। तो आप याद कर लें कि इमरत सरिया ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म इन फुलवारी बाई मौलाना सज्जाद फॉर नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इमरत सरिया इन फुलवारी शरीफ जो है बाई मौलाना सज्जाद, ऐसे आप याद कर लें।
अब बात करते हैं स्वराज पार्टी और बिहार का। स्वराज पार्टी का नींव कहाँ रखा गया? गया में 1922 में, जब 37 सेशन हो रहा था। कौन थे इसके प्रेसिडेंट? CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू वेर इन फेवर ऑफ एंटरिंग द लेजिस्लेचर, हेंस दे फॉर्म द स्वराज पार्टी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वराज पार्टी वाज टू एंटर द लेजिस्लेचर अपोज द ब्रिटिश पॉलिसी। मैं पहले बता चुका हूँ कि ना कहना था कि हम अंदर से, जो असेंबली के अंदर से उनके बिल्स को अपोज करेंगे। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे इनको। जब पढ़ेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री, नेशनल मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप पढ़ें कितना ज़्यादा सक्सेसफुल थे। इन बिहार द स्वराज पार्टी फाउंड बाय श्री कृष्ण सिंह, फरवरी 1923 में। 1 जनवरी 1923 को ये बनाते हैं और फरवरी 1923 में श्री कृष्ण सिंह बनाते हैं बिहार में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी इन बिहार बार श्री नारायण प्रसाद। याद करिए यहाँ पे कृष्ण सिंह नहीं है, नारायण प्रसाद है, और सेक्रेटरी कौन है? अब्दुल बारी। ठीक है, याद रहेगा आपको? ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू में। ठीक है, आपको ये कमेंट करना, एक क्वेश्चन आता है, आपको कमेंट करना है। ठीक है, कौन सेक्रेटरी थे, कौन चेयरमैन थे, मतलब ठीक है, सेक्रेटरी कौन थे इन दोनों में से। अब बात आती है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन क्यों बना था? 1919 में मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म आया। इसका 10 साल बाद कहा गया कि इसे रिव्यू करेंगे कि कैसा काम किया, जो इसमें जो मतलब जो इसके एक्ट्स थे, जो भी इसमें प्रोविजंस थे, वो सही थे या नहीं थे। लेकिन जब वहाँ जो रूलिंग पार्टी थी इंग्लैंड में उस समय, उन्हें लगा कि हो सकता है वो अगले साल का इलेक्शन हार जाए। 28-29 में इलेक्शन होने वाला था, तो इन्होंने क्या किया, 27 में ही एक बना दिया साइमन कमीशन की, जब 8 साल में ही कर लो, ये इसे रिव्यू कर लो। तो ये 1928 में साइमन कमीशन बिहार आता है। बिहार कब आता है? और इसका जो अपोजिशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि नॉट ए सिंगल इंडियन मेंबर। ऐसा आपको पता होगा अगर आप वो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो इसमें क्या होता है? साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। साइमन कमीशन केम टू इंडिया विद द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द मॉन्टेग्यू चेंज फॉर रिफॉर्म। प्रोटेस्ट वेर हेल्ड एट द नेशनल लेवल अंडर लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। याद करिए, इन बिहार द साइमन कमीशन केम टू पटना ऑन 12 दिसंबर 1928। ये डेट फिर से याद करिए। एक और मैंने आपको दिसंबर का ही डेट याद करवाया था, याद है? 22 दिसंबर 1921, क्राउन प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन पटना। अब याद करिए, 12 दिसंबर 1928 कौन आया? साइमन कमीशन आया। द यूथ ऑफ बिहार प्रोटेस्टेड अंडर लीडरशिप ऑफ ANC, अनुग्रह नारायण सिंह। इनके नाम का कॉलेज भी है पटना में। इनके नाम का स्टेशन कहाँ पे बताइए? अनुग्रह नारायण सिंह का रेलवे स्टेशन किस डिस्ट्रिक्ट में? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इनके नाम पे रेलवे स्टेशन है? आप जल्दी से कमेंट करें इस बात को, तुरंत अभी वीडियो को रोककर कमेंट करें, पहले गूगल करें फिर कमेंट करें। ऐसे चीज़ों से ना, 1-2 क्वेश्चन से जो कट ऑफ रुकता है ना, ऐसे ही चीज़ों से आप ना रोज 2-4 चीज़ नई चीज़ सीखोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपका ऐसे सीखते सीखते जो 2-3 नंबर से जो आप जो रुक रहे हो ना, वो आप नहीं रुकोगे और आप पास कर जाओगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये आप बात करेंगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ना, जो फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया, वो क्या गया? अंजुमन इस्लामिया हॉल में। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव, और सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। हमें याद करना है कि प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य श्री नरेंद्र देव, एंड सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। इसके अदर मेंबर थे रामबृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला एटसेट्रा। तो अब ये जो लोग हैं ना, रामबृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, इन लोगों ने, आप यहाँ देखिए 1931 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामबृक्ष बेनीपुरी, इन लोगों ने एक ट्राई किया था बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी बनाने का। तो इसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसका क्रेडिट जाता है, क्रेडिट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी मेनली गिवन टू जयप्रकाश नारायण एंड फूलन प्रसाद वर्मा। तो इन लोगों ने पहले एक अटेम्प्ट लिया था 1931 में, लेकिन फॉर्मली स्टैब्लिश कब हो पाया? 1934 में। तो जब पूछे कि आपसे जब पूछे बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो आपको 1934 वाला ही आंसर करना है, कोई डाउट नहीं, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड बिहार। इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 द प्रपोजल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलॉन्ग विद पूर्ण स्वराज बाय पास्ट। पूर्ण स्वराज यहाँ शुरू हुआ। पहले सेल्फ रूल में क्या था? ये जो था आपका होम रूल में क्या था कि ब्रिटिश के अंदर ही सेल्फ रूल चाहिए। अब पूर्ण स्वराज की बात होने लगी। इसी प्रपोजल के अंदर क्या हुआ? 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अलग अलग जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, बिहार में ही मनाया जाता है। और ये 26 जनवरी 1930 को इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों? इसीलिए इस दिन रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। क्यों? इसका जो है यहीं से आता है 26 जनवरी 1930। इसका जो है ना 26 जनवरी क्यों? तो इसका जवाब यहाँ पे 26 जनवरी 1930। गांधी जी स्टार्टेड दांडी यात्रा ऑन 12 मार्च 1930 ऑन 6 अप्रैल 1930 यह स्टार्टेड सत्याग्रह बायोलेटिंग स्टार्ट। ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये अपने 78 एसोसिएट्स के साथ ये दांडी यात्रा करते हैं। कहाँ से कहाँ? ये दांडी पहुँचते हैं। कहाँ से? आप चलिए ये जवाब आप देंगे। दांडी कहाँ से पहुँचते हैं? ये चलिए ठीक है, साबरमती से पहुँचते हैं। तो ये साबरमती से दांडी पहुँचते हैं। और इसके में एक ही बिहारी थे। एक बिहारी कौन थे?
गिरिवरधारी चौधरी, एक ही बिहारी थे, गिरिवरधारी चौधरी। तो इनका नाम आपको याद कहाँ से थे? कुशेश्वर स्थान ऑफ दरभंगा। इन्हें मैथिली गांधी भी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, फैक्ट है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल। ये कहाँ से कहाँ गए थे और क्या क्या इवेंट था, एक बार आप गूगल करें और उसे कमेंट में करें ताकि बाकी लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। ये कहाँ से निकले, कहाँ गए और क्या क्या बीच में इवेंट्स हुआ था, जो भी गूगल में आपको मिले वो आप कमेंट करें एक बार, ठीक है। साल सत्याग्रह इन बिहार में स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल, 6 अप्रैल को यहाँ शुरू हुआ, यहाँ 15 अप्रैल को शुरू किया इन्होंने। बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम साल्टी ऑयल इन चंपारण एंड सारण डिस्ट्रिक्ट। ये ऐसा क्यों हुआ? ये सॉल्टी सॉइल से क्यों बना रहे थे? सॉल्टी सॉइल से इसलिए बना रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई ओशन या सी नहीं। तो ये जो नमकीन जो मिट्टी होती है ना, जिसमें नमक होता है, तो उसी से ये लोग क्या कर रहे थे ना, सॉल्ट बनाने का चल, क्योंकि सॉल्ट सिंबॉलिक था। इस सॉल्ट ही क्यों, गांधी जी ने सॉल्ट क्यों चुना है, कभी सोचा? सॉल्ट इसलिए चुना क्योंकि आप कोई भी चीज़ देखो ना, तो कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं, कुछ हिंदू यूज करते हैं, कुछ मुस्लिम यूज करते हैं, कुछ गरीब, कुछ अमीर, कुछ लेडी, कुछ जेंट्स, कुछ बच्चे, कुछ बड़े। लेकिन सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है ना जो सब यूज करते हैं, इसके बिना कोई सर्वाइव नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। तो इसके लिए उन्होंने सॉल्ट चुना। और सॉल्ट एक ऐसा चीज़ है ना सबको यूज करना है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि सॉल्ट कोई इंडिविजुअल अपने यूज के लिए भी नहीं बना सकता, इसके लिए इसने बैन कर दिया था। और सॉल्ट खरीदना पड़ता था ब्रिटिशर्स से, जो कि बहुत ही महंगा बेचते थे। और सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी बना सकता है ना, जितने भी आपके ये जो जितने भी सी और ओशंस के किनारे इंडिया का ये जो पोर्शन है आपका, इंडिया का ये जो पोर्शन है आपका, ऐसे 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 बना देता हूँ, इंडिया का ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पूरा आपका है, इसमें हर जगह पे आपका ये सॉल्ट बन सकता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बैन कर रखा था, इसी के लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ था। इसी में क्या हुआ, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स वेयर अपोज्ड इन बिहार, ठीक है। इसमें क्या हुआ, एक स्वदेशी लीग बनता है। इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना चाहिए। स्वदेशी लीग इस्टेब्लिश होता है मई 1930 में, जिसके प्रेसिडेंट थे अली इमाम। मैंने कहा कि ये सर अली इमाम थे, ये स्वदेशी लीग के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। इसमें एक होता है नंगी हड़ताल होता है। नंगी हड़ताल मतलब क्या है कि ये कपड़ा पहनने से मना कर देते हैं, कि ये बोलते हैं कि हम कोई भी कपड़ा नहीं पहनेंगे, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो ये विदेश का बना हुआ है, फॉरेन क्लॉथ है, इसलिए हम नहीं पहनेंगे। इसलिए छपरा जेल में होता। बस आपको फैक्ट याद करना है कि छपरा जेल में नंगी हड़ताल होता है। और ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ए मूवमेंट वाज लॉन्च टू स्टॉप चौकीदारी टैक्स। ये क्वेश्चन भी आया था 69 में, आई थिंक 69 में आई थिंक, कि चौकीदारी टैक्स, हाथी टैक्स और क्या क्या था ऑप्शन, कि इसमें कौन सा था जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बिहार में इन लोगों ने मना किया था देने से। तो ये चौकीदारी टैक्स था। चौकीदारी टैक्स वाला स्टॉप ने कहा सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। तो ये जगहों के आप नाम याद करिए जहाँ पे चौकीदारी टैक्स को रोका गया था। अब बात करते हैं 30 जून 1930 को क्या हुआ। कांग्रेस को इलीगल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके 6 महीने का जेल दे दिया गया। इसमें क्या है जरूरी, इसमें आपको याद करना है कि 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया। बस इसमें ही फैक्ट याद करना। राजेंद्र प्रसाद कब अरेस्ट किया गया? 5 जुलाई को 1930 को। और फिर 26 जनवरी 1931 को क्या होता है, ये प्रोसेसन वाज टेकन आउट इन बेगूसराय। ये क्यों हुआ 26 जनवरी को? क्यों प्रोसेसन हुआ? क्योंकि आज़ादी जो हम लोग मनाए थे ना 26 जनवरी 1930 को, उसके एक साल के बाद एक प्रोसेसन निकाला गया बेगूसराय में अंडर द लीडरशिप ऑफ रघुनाथ ब्रह्मचारी। ये रघुनाथ ब्रह्मचारी के अंदर में, जिसमें कि डीएसपी बशीर अहमद ने ओपन फायर कर दिया क्राउड पे, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ये 6 लोग शहीद हो गए। ये 6 लोग शहीद हो गए, जिनमें जिसे कि बेगूसराय फायरिंग इंसिडेंट कहा जाता है। अगर इस पर क्वेश्चन है बेगूसराय फायरिंग से, आपको पता है कि 30 जनवरी 1930 के एक साल बाद 26 जनवरी 1930 के एक साल के बाद 26 जनवरी 1931, उसी के उपलक्ष्य में बेगूसराय में एक प्रोसेसन निकाला जाता है। उस प्रोसेसन को लीड करता है रघुनाथ ब्रह्मचारी, जिसमें कि डीएसपी बशीर अहमद, ये भी इंडियन ही है। ये ओपन फायर कर देता है और इसमें 6 लोगों का डेथ होता है, जिसमें कुछ नाम है चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह और बनारसी सिंह। आफ्टर हीज अरेस्ट, जब राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई को अरेस्ट किया जाता है, तो ये बोलते हैं कि अब से जो भी मैं काम कर रहा था इसे आगे बढ़ाएंगे। दीप नारायण सिंह, जो कि भागलपुर से थे। दीप नारायण सिंह, याद कर लीजिए नाम, दीप नारायण सिंह। जब तक गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड नहीं किया तब तक ये बिहार में बहुत ही एक्टिव था। अब आता है 1937 का वक्त आ चुका है। अब ये यहाँ पे इलेक्शन होगा। 1935 के जो एक्ट था उसके हिसाब से अब यहाँ पे चीज़ें बदल रही थी। तो अब यहाँ पे होगा कि अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि ठीक है, अब सारे जगह पे इलेक्शन कराया जाएगा। तो इलेक्शंस क्या होता है? इलेक्शंस वी आर हेल्ड फॉर द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इन जनवरी 1937। कांग्रेस इसमें से 98 सीटें जीतती है, 107 पे लड़ती है, 98 जीत जाती है। तो अब है कि कांग्रेस को सरकार बनाना। यहाँ पे एक कहानी होता है, क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ का गवर्नर है ना, एम जी
MG हॉलेट नाम था, MG हैलेट हॉलेट जो बोलिए। MG हैलेट आता है, बोलता है कि किरण सिंह को ठीक है आइए सरकार बनाइए, आप तो मेजोरिटी में हैं। ऐसा ही होता है डेमोक्रेसी में, जो मेजोरिटी में वो सरकार बनाता है। किरण सिंह बोलते हैं ठीक है डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, ठीक है सब कुछ सही है, इलेक्शन के बाद यही होता है, लेकिन एक चीज़ आप क्या मुझे लिख कर दे सकते हैं, प्रॉमिस दे सकते हैं कि जब मैं सरकार चलाऊंगा तो जो अब तक आपका जो आदत था, सारे पावर्स आपके पास थे, अब पावर्स तो कुछ आपको शेयर करना पड़ेगा मिनिस्ट्री के साथ, तो क्या आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, ऐसा आप एश्योरेंस दे सकते हैं मुझे। तो इस पर MG हैलेट चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, बोलता है नहीं ऐसे कैसे, मतलब एश्योरेंस तो नहीं दे सकता है ना। वो बोल रहा था ठीक है आइए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो एश्योरेंस नहीं देता। तो किरण सिंह बोलते हैं कि नहीं, तो हम सरकार क्यों बनाए, जब हमें पपेट्स की तरह ही रहना है वहाँ पे, सारा काम आप ही लोग करोगे तो मैं सरकार क्यों बनाऊँ। इसलिए वो सरकार नहीं बनाते हैं। फिर जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इंडिपेंडेंट पार्टी, दी इंडिपेंडेंट पार्टी, ये मोहम्मद यूनुस इसके लीडर थे। ये मोहम्मद यूनुस मुस्लिम लीग की तरफ से नहीं थे, मोहम्मद यूनुस थे द इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से जो सरकार बनाते हैं। और फर्स्ट इंटरिम कैबिनेट इन बिहार बट फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 1937 अंडर लीडरशिप मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस दस बिकम द फर्स्ट इंडियन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, देन द चीफ मिनिस्टर वाज कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार / फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार, दोनों में मोहम्मद यूनुस होंगे। फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। अब क्या होता है, मोहम्मद यूनुस बोलते हैं कि ठीक है मैं सरकार तो बना लूँगा, लेकिन अगर श्री कृष्ण सिंह को कभी भी सरकार बनाना होगा तो मैं बहुत ही स्वेच्छा से अपना सीट छोड़ दूंगा और वो सरकार बना लेंगे। ये मतलब ऐसा कोई टकरार नहीं था मोहम्मद यूनुस और श्री कृष्ण सिंह में। ये मोहम्मद यूनुस बोलते हैं मैं सरकार तो बना रहा हूँ, लेकिन जब भी श्री कृष्ण सिंह को बनाना होगा सरकार, मैं अपना ये पोस्ट छोड़ने को तैयार हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आफ्टर द डिसीजन ऑफ द कांग्रेस डिसीजन करता है कि सरकार बनाना है, मोहम्मद यूनुस रिजाइन कर देते हैं। और इसके बाद 20 जुलाई 1937 को फर्स्ट कांग्रेस कैबिनेट बट फॉर्म इन बिहार अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह। ये डेट याद करिए, 20 जुलाई 1937। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट CM PM यूनुस कौन थे, मोहम्मद यूनुस। फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस सेम श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिकम द फर्स्ट कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। हाँ ये याद है, राम दयालु सिंह वाज इलेक्टेड द स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अब्दुल बारी वाज इलेक्टेड द डिप्टी स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। इस वीडियो का 5-6 बार जब सुनेंगे ना तो आपकी चीज़ें खुद याद होगा। राम दयालु सिंह अच्छा स्पीकर, अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर, राम दयालु सिंह स्पीकर, अब्दुल बारी डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। द कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म द अंडर द लीडरशिप। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे कहानी बताता हूँ, इन्होंने 2 बार रिजाइन किया। ये जो श्री कृष्ण सिंह ने जो मिनिस्ट्री जो इनका जो कैबिनेट बना, ये 2 बार रिजाइन करता है। कब 1 फरवरी 1938 और दूसरी बार कब रिजाइन करता है, ये करता है अक्टूबर 1939। ये 1938 में इसलिए करता है कि जब इनकी सरकार बनी, कब बनी सरकार इनकी, डेट आपको याद है 20 जुलाई 1937 को। तो ये बोले कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अभी जुलाई में बनी है सरकार, ये सब काम कर रहे हैं। बोले पॉलिटिकल प्रिजनर जो आपने झूठ मूठ का इसे बंद कर रखा है, काला पानी का सजा दे करके वहाँ पे अंडमान निकोबार में, इन्हें छोड़ना होगा। अंग्रेज मना कर देते नहीं छोड़ेंगे। बोले ठीक है, तो हमारी मिनिस्ट्री का क्या फ़ायदा, हमारी इलेक्शन का क्या फ़ायदा, जब हमारी कोई बात ही नहीं मानी जा रही है तो ये रिजाइन कर देते हैं। ब्रिटिश कहते हैं ठीक है रिजाइन मत करो, हम लोग छोड़ने को तैयार है। वो छोड़ देते हैं, इनका रेजिग्नेशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इनका रेजिग्नेशन कैंसिल हो जाता है। लेकिन अक्टूबर 1939 में जब ब्रिटेन अनाउंस कर देता है कि इंडिया ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ेगा, तो इस बात से ये लोग बोलते हैं कि बिना पूछे इंडियन और कांग्रेस से बिना पूछे कैसे फैसला ले सकता है। इसलिए ये लोग रिजाइन करते हैं, रेजिग्नेशन ये दे ही देते हैं, यहाँ पे नहीं रुकता रेजिग्नेशन। इस तरीके से 2 बार रिजाइन करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है और लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इसमें क्या है देखिए, द कांग्रेस कैबिनेट फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह अनाउंस्ड रेजिग्नेशन फ्रॉम द कैबिनेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन फरवरी 1938 ड्यू टू द डिमांड फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन अंडमान निकोबार। द कैबिनेट डिड नॉट रिजाइन बिकॉज द प्रिजनर्स वेर रिलीज बाय द गवर्नमेंट। The Congress cabinet formed under the leadership of Sri Krishna in Bihar resigned on 31st October 1939 in protest against the British involving India in the Second World War without the consent of the Congress। अब समझ गए, यही बात मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह का। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कब होता है, 1940 में। बट स्टार्टेड एज अ पीसफुल मूवमेंट अगेंस्ट द अगस्त प्रपोजल अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू अपोज द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड टू मेक द इंडियन पीपल अवेयर। इसमें क्या होता था इंडिविजुअल सत्याग्रह में कि एक आदमी जाकर के भाषण देगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो स्टेज पर से, और अगर ब्रिटिशर्स आते भी है पकड़ने के लिए तो वो अकेला पकड़ा जाएगा। ऐसे क्या है ना, अगर मास को ब्रिटिशर्स पकड़ती थी तो लोग कम हो जाते थे। अकेला कितना है, लाखों लोग हैं, पकड़ो ना कितनों को पकड़ोगे। इस तरीके से क्या था, वो अकेला आएगा, भाषण देगा, लोग सुनेंगे, पकड़ेगा, उसे पकड़ कर ले जाएगा, फिर से कोई और इसमें लीडर निकलेगा, वो देगा। तो फर्स्ट जो चूज किए गए थे, ये गांधी जी चूज करते थे कि कौन सत्याग्रह कर पाएगा। सत्याग्रह का पहला था नॉन वायलेंस
एंड ट्रूथ। तो कौन है ऐसा जो कि मतलब इतना स्ट्रांग हो ना, जो ब्रिटिशर्स के मतलब ब्रिटिशर जब उस पर लाठियां बरसाएं तो उसे सह सके, तो वो खुद चूज करते थे। और वो कौन थे? पहला उन्होंने चूज किया था आचार्य विनोबा भावे को, सेकंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ब्रह्मदत्त। यहाँ से क्वेश्चन बना। फर्स्ट सेकंड तो सबको पता है, आप में से हो सकता है 50% लोगों को सेकंड भी ना पता हो, लेकिन जो भी मतलब सेकंड अब तक पूछा भी नहीं गया, फर्स्ट पूछा जाता है, सेकंड एग्जाम में अब तक पूछा गया बस, बीपीएससी का आई थिंक। थर्ड बहुत जरूरी है, पूछा जाएगा, ब्रह्मदत्त। ठीक है, जब मैं दे रहा था 66 का पेपर तो मुझे भी नहीं पता था थर्ड कौन है, तो ये ब्रह्मदत्त, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आज से आपको याद होगा, ब्रह्मदत्त थर्ड थे। बिहार में कौन थे? श्री कृष्ण फर्स्ट। ठीक है, आफ्टर हिम अनुग्रह नारायण सिन्हा लेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह। श्री कृष्ण फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा। गया से कौन थे? गौरी शंकर सिंह, ये क्वेश्चन आ सकता है। और सिलाव कहाँ? नालंदा में। सिलाव का क्या फेमस है जरूर बताइएगा आप कमेंट में। जो भी इधर कभी भी आए हैं ना, इन्हें पता होगा सिलाव का क्या फेमस है, जरूर बताइएगा। श्याम नारायण सिंह सिलाव से और गौरी शंकर सिंह गया से। ठीक है, अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिसके बाद हमें आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट का। आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन द क्विट इंडिया मूवमेंट वर लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस ऑन 8 अगस्त 1942। जैसे ही 8 अगस्त को लॉन्च होता है विद द स्लोगन ऑफ डू और डाई, 8 अगस्त की रात को ही मतलब 9 अगस्त के सुबह तक सबको पकड़ लिया जाता है। On 9th August, the main leaders of the Congress were arrested. In Bihar, Rajendra Prasad was arrested and sent to बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल किन्हें भेजा गया? राजेंद्र प्रसाद को। बांकीपुर से आप क्या याद कर रहे हैं? कांग्रेस सेशन एक हुआ था, याद है? तो ठीक है, तो ये बांकीपुर जेल भेज दिया जाता है इन्हें। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड जो है, बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल होते हैं उस समय, इसलिए कि इन्हें जो अरेस्ट किया गया था लोगों के खिलाफ, बलदेव सहाय रिजाइन करते हैं, जो कि बाद में मिनिस्टर बनते हैं इंडियन मिनिस्ट्री में। ये इंटरिम मिनिस्ट्री में भी थे 1946 वाले, और फिर आज़ादी के बाद वाले में। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन वाले। 11 अगस्त 1942 को स्टूडेंट्स ऑफ बिहार टुक आउट ए प्रोसेशन इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग एंड ट्राई टू होस्ट द फ्लैग ऑन द मेन बिल्डिंग। इसमें क्या होता है कि सेक्रेटेरिएट सचिवालय है, उसके जो टॉप पे है, ये कुछ बच्चे निकलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स निकलते हैं कि हम अपना झंडा फहराएंगे, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स हो गया बहुत, अब इन्हें जाना होगा, डू और डाई है, या तो करेंगे या मरेंगे, झंडा फहराएंगे। इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है WG आर्चर, ये क्वेश्चन आ चुका है, बीपीएससी में ही आ चुका है कि कौन था उसमें मजिस्ट्रेट ऑफ पटना? WG आर्चर। तो WG आर्चर जो है द पुलिस ओपन फायर ऑन द ऑर्डर ऑफ WG आर्चर, पुलिस ओपन फायर करता है, इसमें 7 लोग का डेथ हो जाता है। अब बस ना इस इवेंट को ना बस एक बार आप इमेजिन करके देखो कि सामने गोलियां चल रही हैं, 7 लोग जा रहे हैं और उन्हें गोली लगती है, वो मरने को तैयार हैं बस एक झंडे को फहराने के लिए। कितना मोटिवेशन रहा होगा उनके अंदर। आप एक एग्जाम से डरते हो, आपको एंजाइटी हो रहा होगा, अरे एग्जाम फेल कर गए तो क्या, अरे फेल कर गए अगला अटेम्प्ट है, फेल कर गए UPPC से 12 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, फिर भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं ना, बहुत चीज़ें हैं, तो आपको इस चीज़ से डरना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, ये बस नाम मैंने इसलिए हम डाला कि आप इस चीज़ को देखो। आप नाम ना बस पढ़ो, उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपाल चौधरी, जगपति कुमार, ये नाम ना आपको पढ़ना चाहिए बार बार, ताकि आपको मोटिवेशन मिले अंदर से, आपके खून में ना वो बॉयल आना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर भी है। हम मतलब बिहार के लोग ही थे ना वो 7 लोग जो मर गए, सामने से गोली खाकर वो मरे हैं। ठीक है, और थाउजेंड्स वी आर सीरियसली इंजर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हो, आफ्टर इंडिपेंडेंस 7 मार्टियर्स मेमोरियल जो है वो बनाएगा सचिवालय के सामने। आज भी आप पटना जाएंगे तो आपको दिखेगा, गांधी मैदान के पास से आप जब गुजरेंगे आपको दिखेगा। बी आर इस्टेब्लिश्ड इन फ्रंट ऑफ सेक्रेटेरिएट, इस फाउंडेशन स्टोन बाय लेड बाय फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार जयराम दास दौलत राम, एंड वाइल द फॉर्मल अनवीलिंग वाज डन बाय फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन 1956। ये क्वेश्चन आएगा, आप आराम से टिक कर सकेंगे। आफ्टर 7 स्टूडेंट्स वेर मार्टेड द 8 स्टूडेंट, सोचिए 7 स्टूडेंट्स का डेथ हो चुका, तभी 8वां है रामकृष्ण सिंह, नाम याद करिए आप, रामकृष्ण सिंह सक्सीडेड इन होस्टिंग द फ्लैग ऑन द सेक्रेटेरिएट बाय डिसीविंग द ब्रिटिश। मतलब 7 लोग मर चुके हैं सामने आंखों के, तभी 8वां रामकृष्ण सिंह को इतना अंदर से जुनून है कि वो तब भी झंडा फहराता है जाकर के, क्योंकि इसे पता है ये भी मर सकता है, 99% चांस था कि ये भी मर सकते थे रामकृष्ण सिंह जो थे, लेकिन तब भी ये झंडा फहराते हैं। तो आप लोग भी इनसे मोटिवेशन लें और डरे नहीं, कुछ भी जिंदगी में हो डरना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑन 12 अगस्त 1942 देयर वाज ए कंप्लीट स्ट्राइक इन पटना इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेक्रेटेरिएट फायरिंग इंसिडेंट कब हुआ? 11 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को स्ट्राइक हुआ। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट द ऑल इंडिया सेंटर ऑफ आज़ाद दस्ता से कौन है? जयप्रकाश नारायण। आप यहाँ पे पढ़ेंगे द फाउंडर ऑफ आज़ाद दस्ता वाज जयप्रकाश नारायण। ही वाज अरेस्टेड एंड केप्ट इन हजारीबाग जेल। याद करना है, बांकीपुर जेल कौन? राजेंद्र प्रसाद। हजारीबाग जेल कौन? जयप्रकाश नारायण। 9 नवंबर 1942 को ये भाग जाते हैं दिवाली में। कितने लोगों के साथ भागते हैं? 5 लोगों के साथ, 5 कंपनी। नाम याद आप पढ़िए, नाम नहीं पूछा जाएगा नंबर पूछा जाएगा। 5 आप याद रखिए बस। किस नाइट पे? दिवाली पे। डेट 9 नवंबर 1942। फिर से हजारीबाग जेल 9 नवंबर 1942, 5 लोगों के साथ
दिवाली की नाइट, दिवाली की नाइट 5 लोग, 9 नवंबर 1942 हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल 9 नवंबर 1942 दिवाली की नाइट 5 लोगों के साथ। 5 लोगों के नाम क्या थे? रामानंदन मिश्रा, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह, और ये फिर बनाते हैं आज़ाद दस्ता यहाँ से भागने के बाद। आज़ाद दस्ता को ट्रेनिंग कैंप था, वो नेपाल के राजविलास फॉरेस्ट में था, ये पूछा जा सकता है। इन दिस द यूथ ऑफ बिहार वेर टॉट गुरिल्ला वारफेयर एंड यूज ऑफ फायर आर्म्स। इस डायरेक्टर कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। अब तक नहीं आया है, आने का बहुत चांस है, सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है। आज़ाद दस्ता इंक्लूडेड सोशलिस्ट लीडर्स लाइक राम मनोहर लोहिया, रूना असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंदन मिश्रा, अच्युत पटवर्धन, एलॉन्ग विद जयप्रकाश नारायण। ये लीडर्स का नाम याद रखिए, ये आपको मेंस में ज़्यादा काम आएगा, अभी उतना मतलब जरूरी नहीं। आज़ाद दस्ता ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन थे जो एसोसिएट करते थे, तो आप नाम याद करेंगे तो आप टिक मार सकते हैं। कुछ ऐसा नाम दे दिया जाएगा ना जो यहाँ से थे ही नहीं, बिहार के आसपास के नहीं होंगे, महाराष्ट्र का नाम दे दिया जाएगा, तो आप ऑड वन आउट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेडियो, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। रेडियो का किन्हें दिया गया था रिस्पॉन्सिबिलिटी? राम मनोहर लोहिया को। इन मिड 1943 ऑल द मेजर लीडर वर अरेस्टेड, देयरफॉर आज़ाद दस्ता स्लैकेंड। ये जितने लोग थे ना, इसमें बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए थे, तो आज़ाद दस्ता भी कमजोर पड़ जाता है। ड्यूरिंग द, हाँ ये बहुत अच्छा, ये और मोटिवेशन की बात है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे बिहार के स्टूडेंट्स ने एक ट्रेन को ही कैप्चर कर लिया। आप समझ रहे हो कि ट्रेन जा रही है, आप कैप्चर कर लेते हो और उसे फिर उसमें बैठ करके, उसके इंजन के अंदर बैठ करके स्वराज ट्रेन का नाम दे करके उसे पूरे बिहार में दौड़ाते हो आप। मतलब अलग ही लेवल का मोटिवेशन, समझ रहे हो आप। While trying to hoist the national flag on the police station in Siwan, फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव was shot by police। हाँ इनकी भी मैं बात बताता हूँ कि फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव जो थे ना, ये जा रहे थे कि एक ये पुलिस स्टेशन था, उसके ऊपर झंडा फहराने, इन्हें गोली लग जाती है। ये लास्ट सांस ले रहे हैं, मतलब ये इनकी जान जाने वाली। अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम्हारा पहला काम है कि झंडे को फहराना। मैं अगर नहीं भी रहा ना, तो मेरे जैसे बहुत लोग पीछे हैं जो कि आएंगे इस धरती के लिए जान देने के लिए, लेकिन अभी हमारा काम है झंडा फहराना। फिर इनकी वाइफ बाकी लोगों के साथ मिलकर जाती है, झंडा फहरा देती है, और जब वापस आते हैं लोग देखते हैं कि फुलेन प्रसाद श्रीवास्तव का डेथ हो चुका। समझ लो, ऐसे ऐसे लोग हैं इस बिहार में। अब आगे देखते हैं। बिहार सिलभद्र रियाजी बाजे मेंबर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। बिहार के सिलभद्र रियाजी, ये क्वेश्चन बस ऐसे आएगा कि बिहार के कौन थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर थे। ऑप्शन रहेगा, आपको ऑप्शन टिक मार देना, सिलभद्र रियाजी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है। द मेन सेंटर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन बिहार वाज गांधी मैदान, जो कि पहले पटना लॉन के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1948 में गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। इसमें आपको है कि 134 लोग शहीद हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, अमेरी ब्रिटिश पॉलिटिशियन अमेरी ने क्या कहा था हाउस ऑफ कॉमन्स में कि द डिस्टर्बेंस इन बिहार इज पार्टिकुलरली फियर्स एंड दिस प्रोविंस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया। इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे बीपीएससी पूछेगा, द डिस्टर्बेंस इन दिस प्रोविंस इज पार्टिकुलरली फियर्स एंड दिस प्रोविंस इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, किस प्रोविंस की बात हो रही है। ऐसे आपको उसमें बिहार टिक मारना है, किसने बोला था, तो अमेरी, या आप बस 1-2 बार पढ़ लें। ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार। तो इसमें देखिए, द क्रेडिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट गोज टू सचिदानंद सिन्हा। ही अलॉन्ग विथ महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एंड नंद किशोर लाल स्टार्टेड पब्लिशिंग बिहार टाइम्स फ्रॉम पटना इन 1984। आपको इससे क्या याद रखना है, सचिदानंद सिन्हा, बिहार टाइम्स 1894। द चीफ एडिटर कौन थे बिहार टाइम्स के, महेश नारायण। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, आपको टिक मारना, महेश नारायण। ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1908 में बना। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अली हसन इमाम वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, अली हसन इमाम। याद करना है, 1908 में बना बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी 1908 में बना, अली हसन इमाम इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द ब्रिटिश प्रादेशिक सम्मेलन वाज हेल्ड इन पटना इन 1908। इन दिस द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार वर पास्ड अनएनिमसली। इट्स सेकंड सेशन वाज हेल्ड इन भागलपुर 1909। इन दिस डिमांड फॉर सेपरेट बिहार वर रिइटरेटेड अगेन। क्या हुआ, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन ये हुआ 1908 में पटना में हुआ, जिसमें बोला गया कि बिहार अलग से चाहिए। सबने साथ दिया, किसी ने पोजिशन नहीं किया। 1909 में सेकंड भागलपुर में हुआ। तो आपको ऐसे करना, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहला पटना, दूसरा भागलपुर, और कुछ नहीं याद करना। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पहला पटना, दूसरा भागलपुर, 1908-1909। ठीक है। सचिदानंद सिन्हा एंड मोहम्मद अली, हाँ यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1911 में सचिदानंद सिन्हा एंड मोहम्मद अली प्रेजेंट प्रपोजल फॉर द डिवीजन ऑफ बंगाल एंड बिहार इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि 1911 में ही 12 दिसंबर को 1911 को ही ये दिल्ली दरबार में, जो कि रॉयल कोर्ट है, ये दिल्ली दरबार है, ये इट वाज अनाउंस्ड दैट द एरिया ऑफ बिहार उड़ीसा वुड बी फॉर्म्ड एज ए न्यू प्रोविंस सेपरेट फ्रॉम बंगाल। ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को अनाउंस ये हो जाता है, फैसला हो जाता है। फिर 22 मार्च 1912 को नोटिफाई कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, और 1 अप्रैल को ये इफेक्ट में आ जाता है।
ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया था 97 में, 1 अप्रैल आंसर था। बहुत लोग लड़ रहे थे 22 मार्च होगा, क्योंकि ये एक ना मिसनोमर है। बिहार दिवस इस दिन नहीं मनाया था जिस दिन बना था, बिहार दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, नोटिफाई किया गया था, अनाउंस किया गया था कि ये बनेगा। ठीक है, अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू मॉडर्न बिहार। अब देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं याद करना। मैंने 1906 वाला तो हमें बताया था कि श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस बनाया था। ऊपर देखते हैं, इन 1937 मोहम्मद अली जिन्ना विजिटेड बिहार प्रोपेगेटेड द मुस्लिम लीग। ये क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद अली जिन्ना बिहार कब आए थे, तो 1937, बस और कुछ नहीं। ऑप्शन देगा 36, 37, 38, 39, 37 याद करना है, याद कर लीजिए। 38 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस बनाया था। क्यों मोमिन कांग्रेस क्यों बनाया था? ताकि ये मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ सके, उसके मुस्लिम लीग के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस कर सके, क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा डिवीजन की ज़्यादा बात करता था, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का। तो वाइल बिंग लॉयल टू द कांग्रेस, और ये जो थे ये चाहते थे यूनिटी की बात करते थे। अब्दुल कयूम अंसारी, तो अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस बनाया मुस्लिम लीग के खिलाफ। ये आपको याद करना है। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी मोमिन कांग्रेस ने बनाया अब्दुल कयूम अंसारी। ये 1938 आदिवासी महासभा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1938 में आदिवासी महासभा बना गया थियोडोर सोरेन के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे? थियोडोर सोरेन। आदिवासी महासभा 1938। ठीक है, इस आगे कुछ याद नहीं करना है। राम जयपाल सिंह, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। वुमेन ऑफ बिहार पार्टिसिपेटेड इंथुजियास्टिकली इन द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स बिहार। ये बस आप एक बार नाम याद कर लें, मेंस में ज़्यादा काम आएगा। प्रभावती देवी, शैलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, सरस्वती देवी, साधना देवी, विद्यावासिनी देवी, कुसुम कुमारी, राजवंशी देवी एंड भगवती देवी। ठीक है, अब इसमें है कुछ नाम जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आशा सहाय ज्वाइन सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज इन 1943 आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम जापान इन 1946 ट्रेन बोमेनी यूजिंग पेपर। आशा सहाय कौन थी? जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज को, बिहार की लेडी थी जो कि ज्वाइन किया था। बस क्वेश्चन ऐसा आएगा कि बिहार से कौन लेडी थी जो आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन की थी? आशा सहाय। आज़ाद से आज़ाद, आशा। ठीक है ना, होप, आशा मतलब होप। आज़ाद हिंद फौज को होप था कि देश को आज़ाद कराएंगे, आशा सहाय। ठीक है, ऐसे याद करना। मिसेज जिरियावती देवी, वाइफ ऑफ श्री नरसिंह एक गॉड के रूप को कहा जाता है। श्री नरसिंह ऑफ गोविंदपुर विलेज शॉट 16 ब्रिटिश सोल्जर्स। तो मिसेज जिरियावती देवी जो थी, वो जिरियावती देवी क्या थी? ये नरसिंह की वाइफ थी, और इन्होंने 16 ब्रिटिश सोल्जर्स को मारा था। इनका नाम आप याद करिए। बिहार लिटरेचर ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द स्पिरिट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड द बुक्स महात्मा गांधी इन चंपारण एंड खादी का अर्थशास्त्र। ये आपको याद करना। महात्मा गांधी इन चंपारण किसने लिखा था और खादी का अर्थशास्त्र किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने क्या लिखा? बिहार की वर्तमान दशा और स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन एंड बिहार की वर्तमान दशा। राजा साहब ने लिखा गांधी टोपी। राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो कलकत्ता में जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनता है वो बनाया था राजेंद्र प्रसाद अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स। ठीक है, ये याद करिएगा। In 1960, the then Education Minister श्री शंकरन नायर presented द पटना यूनिवर्सिटी बिल इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब फिर से देखते हैं, ये महात्मा गांधी इन चंपारण एंड खादी का अर्थशास्त्र, राजेंद्र प्रसाद, भारत की वर्तमान दशा, स्वदेशी आंदोलन, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी एंड गांधी टोपी, राजा साहब। तो इस तरीके से पूरा होता है। और आगे आप इसमें मैं लगभग आपका 1 घंटे 40 मिनट से बोल रहा हूँ। अगर कुछ गलतियाँ हो गई इसमें तो आप इसे कमेंट में बता दें, क्योंकि इतना देर लगातार बोलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इसमें कमेंट में बता दें, मैं उसे पिन कर दूंगा, सही कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं फिर से कहूँ, फिर से आप जाकर रिवाइज कर लें। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 100 मिनट में, इसमें एक 1 शॉर्ट वीडियो है, इसी चैनल पर पड़ा हुआ, आप उसे जाकर देख लें। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे पॉलिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।